बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए खैरियत वाला ये दिन हो। और जैसे कि शहर में बारिश हो रही है, दिल बहुत परेशान होता है एक के बाद एक ऐसी खबर देख के कि फ़लाँ जगह पर छत गिर गई, फ़लाँ जगह पर कोई हादसा हो गया, फ़लाँ जगह पर करंट लगने का वाक़या हो गया। इसके लिए हम प्रोग्राम के शुरू में, प्रोग्राम के एंड पे आपको हमेशा से एक ही चीज़, जब से मानसून शुरू हुआ है बताते रहते हैं कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, मखदूश अगर इमारतें हैं तो कुछ देर के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएं। वी कैन अंडरस्टैंड कि अब तो टाइम नहीं है, अब तो गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहे नहीं पॉसिबल हो सकता, बट अभी फ़िलहाल यही हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कल से हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3 मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए जिस पे बहुत ज़्यादा कीमती जानों का भी ज़िया हुआ। और फिर अभी हम खबरों की तरफ आएंगे तो डिस्कस करेंगे क्या सूरत हाल है जी। ओवरऑल शहर की खबरें हम डिस्कस करेंगे जिसमें महंगाई भी शामिल है और बारिश के बाद की सूरत हाल भी, और इसके साथ साथ अवाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हो गया जी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से। हमारे साथ शाहिद सिपरा साहब, हसन अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर ये फुटेज तो देख चुके होंगे, क्योंकि बार बार जब कल मैं मोबाइल पकड़ी थी तो ये फुटेज मेरे सामने आ रही थी और इंतहाई अफसोस ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार कई फीट जमा पानी के बाइस मैन होल का अंदाजा ना होने पर जा गिरा है जी। डूबने से बचने के लिए चीखो पुकार पर अहले इलाका फौरी वहां जमा हो गए और जिस तरह से अहले इलाका ने कोशिश करके बाहर निकाला, नो डाउट जी ये भी काबिल तहसीन है। बट ये वाकयात हो क्यों नहीं है? आपको नहीं पता कि मानसून का आगाज हो चुका है, पानी जमा। अच्छा, कल मेरा भी एक जगह पे जाना हुआ, वहां पर भी पानी इतना ज्यादा जमा था, ऑल्दो के बाकी शहर में, क्योंकि मैं जब जहां से ऑफिस से घर गई तो हालात कुछ बेहतर थे, बल्कि कदरे बेहतर थे। बट सब्जाजार का ही एक इलाका है और वहां पर इस तरह से पानी जमा था कि मैंने वहां सोचा भी नहीं कि मैं गाड़ी लेके जाऊं। मैं गाड़ी पे थी पर मेरी हिम्मत हुई, ये बाइक पर, मोटरसाइकिल पर या फिर साइकिल पर या जो पैदल लोग हैं अपने गली मोहल्लों से अगर निकल के जा रहे हैं और वहां पर मेन होल नहीं है और फिर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से जो गड्ढे बने हुए हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं हादसात हो सकते हैं। शायद से प्रस्ताव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो सकते नहीं, हो भी रहे हैं। देखें, और इस मौसम में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और शहर की जगह जगह खुदाई हुई है। जो मैं इस हक में हूँ, मैंने आपसे पहले भी कई दफा बात हुई है कि कंस्ट्रक्शन नहीं, लड़ाई भी चले ठीक कि इसका, लेकिन तामीराती काम के दौरान SOPs कुछ होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिनको आपके जो ठेकेदार है या आपकी एजेंसी नहीं, मैं इस बात पे तो पहले भी मुत्तफिक हूँ कि जो काम करने वाले हैं उनको SOPs की वायलेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज के हक में था जो आप कहते थे कि मानसून सीजन में तामीराती काम नहीं होना चाहिए। आप लोग इस पॉइंट पे थे, मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में इसके फायदे। साहब मेरी बात एक सारा साल गुजार के बात ही क्यों याद मेरे घर के बाहर अगर सड़क बनी होगी तो मेरे लिए बड़ा अच्छी चीज है। बड़ा हम इस अफसोसनाक वाक़े पे पहले डिस्कस करें। जी जरूर, बिल्कुल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद मजीद। इसके दो पहलू है मेरी नजर में। देखे, वो बंदा निकला है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। अगर खुदा ना खास्ता उसको रेस्क्यू ना किया जाता, ये बहुत करीब से वापस आया, आपने आंखों से अपनी मौत देखी है ना, ठीक है, एक मुआवजा हुआ और उसके बाद वापस आ गए। बात यह है कि वास्ता के एक्सीएन मुअत्तल करें, आप SDOs को मुअत्तल करें, आप नोटिस लें, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, इनसे कुछ भी नहीं होना। ये रवायती अंदाज होता है गवर्नमेंट इदारों का कि किसी चीज पर मट्टी डाल, बहुत सारे वाकयात हैं। ये मट्टी डालने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप कमेटी बना दें, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, तहकीकात का आगाज कर दें और उसके बाद अल्टीमेटली यही एक्सीएन SDO कुछ दिन के बाद आप मजीद जो है वहां पे लगे होंगे और जिस ठेकेदार पे आपने मुकदमा दर्ज करवाना है और कहा है सेक्रेटरी साहब ने, वही इन्हीं साइट पे दोबारा काम कर रहा होगा और अभी भी करेगा, क्योंकि आप उसको ठेका दे चुके हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रोसीजर है, उसके तहत उसने ठेका लिया और उसने इस पर काम करना है। दूसरा पहलू यह है कि वो जब बंदा गिरा है, मैंने इंसानी रवैयों को भी देखा है। सामने बंदा खड़ा है, पड़ोसी है, घर के सामने उसका घर है और आवाज किसको दे रहा है? उनके घर वालों को दे रहा है। भाई रेस्क्यू करने की आप थोड़ी कोशिश तो करें। हमारे यहाँ ये अलमिया माजरत के साथ हमारी कौम का कि जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए हमने मजमा लगा लेना है, हमने इकट्ठे हो जाना है, रेस्क्यू और वीडियो बनानी शुरू करनी, रेस्क्यू या जो उसको तिब्बी इमदाद देने के लिए कोई भी हमला, उसको हमने कॉल नहीं करनी। और जब किसी से पूछा जाए वहां पे खड़े हो, कई दफा मेरे साथ भी इत्तेफाक हुआ है कि आपने रेस्क्यू को कॉल किया, नहीं किया कॉल,
देखिए एक्सीडेंट का क्या मकसद है, सबसे पहले आप तिब्बी इमदाद के लिए किसी को बुलाएं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी कल जो सामने वाला शहरी है उसके जो रवैया था उस पर अफसोस हुआ है। वीडियो अच्छा, ना एक चले थोड़ा सा पॉजिटिव अगर पहलू देख लें, पॉजिटिव पहलू, थोड़ा परेशान हो जाए तो आपको एकदम समझ में नहीं आता कि किस तरह किसी की हेल्प उसमें वो परेशानी भी नहीं थी, उसकी मूवमेंट आप देखें, आप वीडियो दिखा रहे हैं, आप उसमें देख लें, उसमें वो परेशानी भी नहीं थी उसको। हाँ, उसके बाद जो वो निक्कर में लड़का आया उसने थोड़ी हिम्मत किया। इन द मीन वाइल उसके अपने जो लवाकिन थे, जो सामने वाले थे, वो पहुंच गए। जब वो गिरा है उस वक्त उस वीडियो में देखें उसके दोनों बाजू बाहर नजर आ रहे हैं। उस वक्त उसको रेस्क्यू करना आसान था, लेकिन जब उसके अपने लोग कोई 20-25 सेकंड 30 बाद पहुंचे हैं, उसके बाद वो एक हाथ उसका सिर्फ नजर आ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा। इसलिए मेरे ख्याल में जो नाकिस हिकमत अमली है वासा की, तामीराती इदारों की, वो अपनी जगह पे, हमें इंसानी रवैयों के साथ भी चलना है। इंसानियत की कदर करने की जरूरत है इस वक्त। देखें ये बड़ा आसान था, अगर 2 लोगों ने निकाल लिया तो 2 लोग इस साइड से भी जाके उसको निकाल सकते। इसलिए मैं इस मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की आफत आ जाए, अगर इस तरह की कुदरती आफत हर जगह पे मौजूद है। 15 बंदों की हलाकत मेरे से, मैं कल अफसोस का इजहार कर रहा था कि 15 खानदानों में 15 बच्चे, नौजवान जो हैं, खवातीन इस दुनिया से चली गई हैं छतें गिरने की वजह से। ये बड़ा ही अलमनाक है। 3 रात वाले भी हैं। हम हमेशा कहते हैं है कुदरत का निजाम है, हर किसी ने चले जाना है, लेकिन इस तरह की अलमनाक जो मौत है वो बड़ी खतरनाक है। एक और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं रात स्टोरी पढ़ रहा था, अभी शायद आपकी चल भी रही हो, कि वर्ल्ड सिटी ने किसी छत को बसीदा करार दिया हुआ था, लेकिन वो छत गिरी है, उसमें भी हलाकतें हुई। तीन जिस घर को उन्होंने बसीदा करार दिया हुआ था वहां काम कर लिया था ना, अब उनका काम बस करार देना। यही सबसे बड़ा मसला। रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने खाली करवा लिया हुआ है जी, और कहा यह जा रहा है कि खाली करवा लिया था। क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने खाली करवा लिया था तो फिर वहां पे रिहाइश किस तरह थी? फिर ये कैसे हुआ? मैं इंसानी रवैयों की बात से इस चीज को जोड़ रहा हूँ कि आपके इदारे क्या कर रहे हैं, आपके हम लोग इंसानियत के नाते क्या कर रहे हैं? जो जिम्मेदार है उनकी बेहिसी देख ले। अब वॉल सिटी का आपने खुद ही किस्सा सुना दिया कि उनकी बेहिसी क्या है। खैर 15 हम बात हुई है जी, कल के रोज छतें गिरने के जो वाकयात हुए, फिर अभी रात को जो वाकयात हुए उसमें भी 3 हम बात हुई है। हसन अली, देखिए ये फिर वही बात आ जाती है कि इदारे कहाँ हैं? इदारे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के लिए रह गए हैं, सिर्फ 7 इमारतों का बताने के लिए सिर्फ इसलिए रह गए हैं, अमली तौर पे कोई इकदाम नहीं। अब जैसे अभी बात हो रही थी ये वॉल्ड सिटी वाला, ये जो अकबरी गेट के छोटा मुफ्ती बाकर में, छोटा मुफ्ती बाकर के इलाके में, जो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो रेस्क्यू का है कि अगर ऐसा कोई भी वाकया हो जाए तो वहाँ पे रेस्क्यू करना सबसे बड़ा मसला है। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि कहा यह जा रहा है कि वो उसको खाली करवा लिया गया था, वॉल्ड सिटी की जानिब से ये बयान दिया गया। तो अगर खाली करवा लिया गया था तो 3 अमवात कैसे हो गई, 3 कीमती जानें किस तरह चली गई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और क्या इदारे सिर्फ इसीलिए रह गए हैं कि ये इमारत जो है ये खस्ता हाल है? नहीं, देखिए ना, मुझे ये खबर इंतहाई मुज़हका खेज लग रही है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 42 अरब 13 लाख जारी, यहाँ लोगों की जानें जाती जा रही हैं, जिनके अपने घर हैं वो अपने घर में रहते हुए भी महफूज नहीं है। तो आप लोगों को असल में इसमें देखिए ना, इसमें ना इदारों के साथ साथ जो लोग हैं उनका अपना भी कसूर है। जब उन्हें पता चल रहा होता है कि ये खस्ता हाल इमारत जो है वो हो चुकी है, प्रोग्राम के शुरू में कहा कि थोड़ी देर के लिए हम खुद जिम्मेदारी का एहसास खुद होना चाहिए, शिफ्ट हो जाएं। चलिए, अब नहीं एकदम से आप नया घर ले सकते, नहीं कोई ऑल्टरनेट, लेकिन जब आपको पता है कि बारिश हो रही है, खतरा आपके सर पे है, जान जा सकती है, अपनी जान से आगे तो कुछ नहीं, जान से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि लोग वहीं पे मौजूद रहते हैं और फिर जब वाकयात हो जाते हैं, ये भी तो पॉइंट है ना कि यहाँ तक सिर्फ खतरा नहीं होता, इर्द गिर्द वाली इमारतों के लिए खतरा होता है, बहुत ज्यादा खतरा है। जो खुदा ना खास्ता अगर इमारत गिरती है राहगीरों के लिए। और देखिए इसमें एक और चीज है, आप अंदरून शहर जाएं, आप देखें कि 2-2 मरले पे कितनी कितनी ऊंची इमारतें जो है वो बनी हुई हैं। तो कोई SOP तो नहीं है ना, कोई एहतियाती तदबीर तो नहीं है, और वो पुरानी बनी हुई हैं, और कितनी सारी इमारतें जो हैं वो खस्ता हाल करार दी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी वो इमारतें खाली नहीं करवाई गई। तो क्यों नहीं खाली करवाई गई? सवाल तो ये है कि इदारे कहाँ पे हैं? सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा ने खस्ता हाल इमारतों के इनखला की रिपोर्ट तलब कर, वो रिपोर्ट ही तलब होगी ना, फिर क्या होगा? देखिए यहाँ यही होता है कि खुदा न खासा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद इतनी सारी जाने चलेगी, उसके बाद रिपोर्ट, बस उसके बाद नोटिस। अब तक तो जो घर खतरनाक थे उनको खाली करा लेना चाहिए भाई। आज के तो नहीं है। रिपोर्ट की बजाय ना इनको सामने बिठा के पूछें कि ये जो आपने इनखला की रिपोर्ट दी हुई थी कि ये घर खाली था, तो फिर लोग यहाँ किस तरह बात रहे थे? अमल फिर क्या दिसंबर में जाके होना था?
और ये आज का नहीं होगा ना, मानसून में होगा। देखें, घर खाली करवाने का मकसद क्या है कि आपकी बारिशें, मानसून सीजन जब बारिश बरसेगी, और ये तो इस तरह के 4-5 दिन मुसलसल बारिश थी, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस वक्त शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, नहीं चल रहा था, हर वक्त में बारिश हो रही थी, बारिश इस तरह का मामला जब आएगा। और अच्छा, ये प्रिडिक्शन पिछले साल भी मानसून अच्छा बरसा था, उस वक्त ये की गई थी प्रिडिक्शन के आइंदा साल इससे ज्यादा बारिशें होंगी, और वही हुआ। अभी तो आगाज हुआ है ना, अभी तो मानसून ने चलना है, अभी तो सावन आना है, उसने बरसना है, और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ये तो कुदरत का निजाम है, लेकिन हमने क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई? हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो भाई वाला हम CCTV दिखा रहे हैं, इस तरह के कई ऐसे वाकयात होंगी, सही कह रहे हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे, जिनको लोगों ने वैसे ही रेस्क्यू कर लिया होगा। कई ऐसे लोग गिरे होंगे जिनको लोगों ने बचा लिया होगा। इस तरह की चीजें देखें, शहरा पे जब खुदाई हो गई, आप उसमें पानी पड़ गया, तो वो गड़ा बनना ही बनना है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब उसके जो राहगीर है, जो पैदल है, जो बाइक, अच्छा आप कह रही थी गाड़ियों वाले लोग, और गाड़ियों वाले भी मुतासिर होते हैं। मैं आपको एक टायर गिर जाए, गाड़ियों वाले ज्यादा मुतासिर होते हैं, और देखो तो गड्डी नहीं निकलती। सही बात है। अगर खुदा ना खास्ता कोई टायर कच्ची रास्ते पे या जहाँ पे गड़ा बना हुआ है वो उसमें आ जाए, तो वो तो गाड़ी अपने नहीं निकाल पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी कि इस प्रोजेक्ट को या मंसूबा जो चल रहा है, इसमें उन्होंने चलो डिले कर लिया, हम आपकी बात मान लेते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को जल्दी करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें आप खुद एहतियात करें। अगर उन्होंने शुरू कर लिया है तो हमें बारिश में एहतियात करनी चाहिए, जब पानी जमा है तो उसमें एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन इसमें मैं तो ये हैरान हूँ कि वो मेरे ख्याल में वो निकला ही घर से ही है, घर से ही निकला तो सामने बिल्कुल है, और उसको ये नहीं पता कि आगे क्या है। अब देखें, इसमें एक चीज जो है सबसे अहम है, वो ये है कि जहां खुदाई की हुई है वहां कम से कम कोई इंडिकेशन ही लगा दें, कोई बोर्ड ही लगा दें, ताकि पता तो हो कि भाई यहाँ पे ये मसला है। अब जब पानी होगा तो किसी को क्या पता है कि क्या चीज है। पहली बात तो पानी इतना जमा किस तरह हुआ यहाँ, वो तो बादशाह की अपनी कारकर्दगी है ना। सबसे पहले जमा है पानी साहब, जो गलियां हैं, बारिश पे तो समझ आती थी, वहां पे तो यही हालात है। सर मैंने जो कल जगह विजिट की है, हसन साहब मुझे ये बताएं कि कल हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लिबर्टी में आपके वो बाउजर खड़े हुए थे, वहाँ पे जो पोश इलाके हैं वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे सारी टीमें मौजूद थी। सब्जाजार सहूलत बाजार जहाँ लगता है, वहां पर ऐसे था जैसे नदी नाले थे। सो मैं उस रोड से गुजरना हुआ, मैं गाड़ी वापस करके आ गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से जाने की, इस कदर वहां पे पानी था। और ये तकरीबन कोई शाम 6 बजे का टाइम है, तब बारिश रुक चुकी है। आपके वो रोड बन गई है? जी अभी बन रही है, अभी बन रही। चलो अल्लाह करे वो मुकम्मल हो जाए, लेकिन फिर भी आपने एहतियात से वहाँ जाना, वहाँ पानी जमा होता है। और वो जो रोड है ना, यतीम खाना से आप जाते हैं टुवर्ड्स लियाकत चौक, उस पे तो बड़े बुरे हालात है। मैं काफी देर होगी नहीं गया, रोड कंप्लीट रोड बन चुकी है, अब काफी अच्छे हालात है। बट अब मुल्तान रोड पे चले जाए पानी उसी तरह, शहर का कोई भी इलाका ले लें आप, पोश इलाका गुलबर्ग ले लें, मॉडल टाउन ले लें, मॉडल टाउन देख लें, कोई ऐसा इलाका नहीं जो नहीं डूबा। डिफेंस के इलाके की फुटेज देखी है, मैं परेशान तो डूबता ही है। आपको किसने कहा? मैं कह रही हूँ हमारे पोश इलाकों, वो तो मुझे पता है, जिस दिन बारिश हो उस दिन आप डिफेंस की मेन एंट्री से नहीं गुजर पाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये पोश इलाकों के हालात है। तो फिर बाकी शहर के तो अल्लाह ही हाफिज है जी। बाकी सीएम साहबा ने इनखला की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तय दर पे ये वाकयात होते चले जा रहे हैं। अब पानी सर पे आ चुका है, जाने जा चुकी हैं। अगर आज भी कुछ ना सीखा तो खुदा ना खास्ता आने वाली इस बारिश में सीएम साहिबा को निकलना चाहिए था और फिर उनको पूछना चाहिए था। निकल के खस्ता वाले इमारतों नहीं, खस्ता वाले इमारतों पे जाएं, आप विजिट करें। इस बारिश में निकलती उनको पता चलता कि शहर के क्या हालात है। जो उनको रिपोर्ट देते हैं ना, जब पानी निकल जाता है तब उनको बाहर लेके आ जाते हैं। नहीं, बारिश में निकलती ना उनकी, तो जिस तरह की गाड़ियां हैं उनको इतने पानी में कुछ नहीं कहना था। बिल्कुल आपने ठीक वो निकलती और जब सीएम से तो बारिश अभी तक नहीं है, आगे होनी है। मैं ये कह रहा हूँ, बारिश में निकलती उनको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़नी थी कि पानी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सिर्फ राइवल रोड से उतरना था और उनको पानी नजर आना शुरू हो जाना था। रिक्वेस्ट ये है सीएम साहिबा से कि ये प्लान दौरा ना करें, अचानक दौरा करें, बारिश हो तो बस निकल जाएं और फिर शहर के हालात देखें। मुझे शहबाज शरीफ साहब याद है, बस जो शूज पहनते थे, लॉन्ग शूज, और मुख्तलिफ इलाकों में जाके और फिर लोगों की दौड़े लगती थी। नो डाउट आप काम कर रही हैं, बट इस तरह से एक्टिव होने की जरूरत है। इन हालात में लोगों की जानें जा रही हैं, कहीं करंट लगने से, कहीं छतें गिरने से, कहीं ये मैन होल खुले होने से। सो बाद में सिर्फ ये कह देना कि फलां को मुअत्तल कर दिया, फलां को मुअत्तल कर दिया, इनखला की रिपोर्ट तलब कर ली, ये सिर्फ खाना पूरी होती है, इससे कुछ नहीं हो जाता। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। खबर ये है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 7 अरब 70 करोड़ का फंड मंजूर हो गया। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। हसन अली, देखिए ये एक खबर बहुत अच्छी है अगर इस पर अमल हो जाए तो ये मुख्तलिफ जो हस्पताल हैं उनकी मुरम्मत के लिए भी 6 अरब 84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह से ये जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसके लिए 7 अरब 70 करोड़ रुपए के फ़ंड की मंजूरी दी गई है। तो ये खबर तो बहुत अच्छी है, इस पर अमल दरामद हो जाए तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ एक इस पे ना रखें, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे ही ना, अब म्यू में भी है, म्यू को बेहतर करें ताकि जो बर्डन है कम से कम वो शेयर हो सके, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक बर्डन जो है वो डिवाइड नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, तब तक ये जो रश है, अब कार्डियोलॉजी में जो रश है पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, और ये तो मुझे ना लोगों के ट्रस्ट का मामला ज्यादा लगता है। खुदा न खास्ता जिस किसी को भी दिल की तकलीफ लाक होती है, सिर्फ पेन की हद तक भी हो, वो भी कोशिश नहीं करते हैं जाने की कोशिश कि किसी और हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो पीआईसी ही जाते हैं। उसकी वजह ये है ना कि देखें वहाँ पे एटलीस्ट जो है ना फैसिलिटीज मिल जाती हैं, नो डाउट। इस वजह से अब बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है जो सरकारी अस्पताल है। तो अगर जो बाकी के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे भी इसी तरह से सहूलियात दे दी जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक बोझ पीआईसी पे है ये कम हो सके। बिल्कुल ऐसे शायद से देखिए बजट मुख्तस भी हो जाते हैं, बजट कुछ इस्तेमाल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर लोगों को उस बजट का फायदा ना पहुंचे ग्राउंड रियलिटी मैटर करती है। गवर्नमेंट इतना बड़ा इजलास और इतनी बड़ी खबरें शाया करवा के अपना बता के हमने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। एक एजेंडा होता है जो लोग आपके लाहौर या मज़ाफात से या बहुत दूर से भी आते हैं, अब तो खैर फैसलाबाद में भी है, वजीराबाद में भी है, वजीराबाद। अब फिर भी जिसने ट्रैवल करके आना है, अगर वो लाहौर आ गया तो दो चीज़ें उनको चाहिए, एक तो डॉक्टर मिल जाए, बिल्कुल वो अच्छे से चेकअप कर ले, उनके कुछ टेस्ट होने हैं वो हो जाए, और उनको अद्वियात जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखी है वो मिल जाए। इसके बाद आवाम को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी उन्होंने अपना गुजर बसर खुद ही करना है जिस तरह के भी हालात हों। लेकिन अद्वियात का मामला या जहाँ सेहत का मामला आता है वहाँ वो हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं। उसकी एक ही वजह है कि अगर आपको बाहर से टेस्ट करवाना पड़ जाए, प्राइवेट लेबॉर्ट्री नहीं आप अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ जाए, बहुत मुश्किल है, आप वो फी नहीं अदा कर सकते। इसलिए हुकूमत पंजाब जिस तरह इलेक्शन इंतखाबात लड़ने के दौरान कहा जाता है कि सेहत तालीम हमारे एजेंडे में शामिल है, तरजीहात में शामिल है, और उनको तरजीहात में मुसलसल अपनी जब तक गवर्नमेंट रहे उसको शामिल रखा जाए तो लोगों को फायदा जरूर होता है। आपने बजट जारी कर दी है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका फॉलोअप लेते हैं। यूटिलाइजेशन किसने मैंने वही कहना, फॉलोअप लेते हैं, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कैसे हो रहा है, मरीजों को अद्वियात फ्री मिल रही है। यहाँ तो ये होता है अद्वियात आ जाती है, वो इस्तेमाल नहीं होती, बिक जाती है, वो किधर चली जाती है, बिक जाती है। मैंने यही कहा फॉलोअप ले लें कि बजट लग कहाँ पे रहा है। नर्सिंग में पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया है। नर्सिंग ग्रेजुएट की सलाहियतों को उजागर किया जाएगा। यूएचएस फैकल्टी की मराहत अब कॉलेज अमले को भी दस्तयाब होंगी। बहुत ऐसा निकदाम है ये जी। देखें आपका बड़ा स्टाफ होता है, आप बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो ड्यूटी पर ये लोग खड़ी होती हैं जी। इन्होंने मरीज की ज्यादा केयर करनी होती है। डॉक्टर से ज्यादा आपके हॉस्पिटल में नर्सिस का काम है, नो डाउट। डॉक्टर ने आगे पर्ची लिख देनी है कि सुबह दोपहर शाम की पूरा दिन नर्स के साथ इंजेक्शन है, मेडिसिन है, ड्रिप है, जो भी काम है वो सारा टेस्ट करवाने हैं, वो सारे कितनी डोज देनी है मेडिसिन की, किस टाइम पे देनी है, ये सब वो देखें। इलाज तो बेसिकली फिर आपका नर्स ही कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको आप फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं या इस तरह की चीजें, उनको पीएचडी की सहूलत दे रहे हैं, पढ़ने की सहूलत दे रहे हैं, बाकी मराहत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पंजाब का और इसका आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, यस मिलेगा। क्योंकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में पढ़े लिखे लोग आएंगे तो नो डाउट उससे बेहतरी बात आएगी। हसन, देखिए इसमें बात वही जैसे पहले की गई है कि डॉक्टर से ज़्यादा जो ये पैरामेडिक स्टाफ खासतौर पे जो नर्सेज हैं ये पेशेंट की केयर करते हैं और इनको ही सहूलियात दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल्स के हालात बदल जाएंगे। जो एक होता है कि जी पेशेंट गया है, डॉक्टर ने नहीं देखा या डॉक्टर मसरूफ थे। अच्छा, दूसरी तरफ हमें ये भी एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, गलत इंजेक्शन लगाने के वाक़यात हुए, तो जब आप अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग लेकर आएंगे, नो डाउट उनको मराहत भी दें, उनको अच्छी सैलरीज भी दें, अगर अच्छे लोग हैं तो फिर आपको उसका नतीजा भी अच्छा मिलेगा। नतीजा ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो बेहतर ही आएगा ना। इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ साथ इनको भी जो है वो फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये वो स्टाफ है कि जो फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले पेशेंट को देखना है,
बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ जो है उसके वाइटल्स लेने हैं, उसकी चीज़ें चेक करनी है, ठीक। तो इसलिए ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, अगर इस पे अमल दरामद वाकई किया जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से इसके लिए जितनी फैसिलिटी आप दे सकते हैं आपको देनी चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ महंगाई की हाल या सूरत हाल डिस्कस कर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, अवाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। कल जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाज किया गया, बैनर्स उठाकर नारे लगाए गए। उसके बाद जी ओवरऑल सूरत हाल शहर में महंगाई की ये है कि ब्रायलर छठी सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। 595 रुपीज तक 595, इससे भी ज्यादा कीमत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में वसूल की जा रही है। मैं तो ये कह दूंगी कि जी इलाकों की बुनियाद पर जो है वो रेट निकल रहा है हर जगह पर। चीनी का रेट जो है वो 200 रुपए किलो, एंड यस चीनी भी अगेन मुख्तलिफ इलाकों में इसका भी रेट मुख्तलिफ है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी जरूर मेंशन कर दूं कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी भी बन चुकी है। अवाम तक समरात कैसे पहुंचेंगे, पहले आ जाएं जी। पेट्रोल महंगा हुआ, जमात इस्लामी के एहतजाज पे, किराए बढ़ने पे। शाहिद सिकरा साहब, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, वो तो हमेशा करती है पेट्रोलियम मसनूआत, उन्होंने तहरीक की कॉल भी दे दी। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आपने हमेशा करने का ना, तो मुझे लगा बड़ा लाइटर नोट वाला काम है। मैं आ रहा हूँ ना उसी पे। बेसिकली महंगाई का तनासुब आगाज कहाँ से होता है, उस पर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे आप मेरे पे बात करने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, आप करें जरूर। आप महंगाई का तनासुब का आगाज कहाँ से होता है कि मैं किसान हूँ, मैंने सब्जी उगाई और मैंने उसको मंडी तक पहुँचाना है। जिस ट्रक में शिफ्ट होके उसने आना है, उसके लिए आपने डीजल की कीमत कितने 11 रुपये बढ़ाई है जी, तकरीबन जी बढ़ा दी 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कीमत बढ़ानी ही बढ़ानी, बढ़ा दी है, बढ़ा दी। कल मैं सुन रहा था, उसके बाद आप लोग बढ़ानी चाहिए। देखें 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपने डीजल की कीमत बढ़ाई, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ महंगाई का आप 1 मिनट दे दें, उसके बाद आप अपनी महंगाई का आगाज कहाँ से हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत से हो गया हमेशा से, ठीक है। उसके बाद आगे चलेगी आपकी गल्ला मंडी आएगी या आपकी सब्जी मंडी में जो चीज़ आएगी, वहाँ से जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो जो इस्तेमाल करेगा, चाहे रिक्शा करे चाहे लोडर गाड़ी करे, जो भी करे, जब अपने ठिकाने पे लेकर आएगा, अपनी शॉप पे लेके आएगा, उसको और चार्जेस पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताएं कि मैं किसान जिस रेट पे उसको सब्जी आगाज किया है, वो चलते चलते उसमें सारा आंसर कौन सा शामिल हो रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का शामिल हो रहा है। और वो चलते चलते जब मैं आखिरी खरीदार बनूंगा, सारिफ बनूंगा, आपकी जेब पे असर आएगा, मेरी जेब पे असर आएगा। बुनियादी तौर पर यह हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा बम गिराया है जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आप गुड्स के साथ आपकी जो बाकी ट्रांसपोर्ट है, जो आपके अंदरून और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर देख लें, उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए, उन्हें 20% बढ़ा दिए। मुझे बताएं कि हम और आप लोग कहाँ जाएं। अच्छा, ये उस वक्त भी बात हुई थी जब ये बजट आ रहा था, उस वक्त हसन अली बजट पे ज्यादा अच्छी कॉमर्स के रिपोर्टर हैं, ये डालेंगे नजर। उस वक्त यही बात हुई कि लेवी की जो बात की जा रही है, ये हमें पूरा साल पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अदायगियां करनी है। आपको याद है ये बात हमने की थी। आप मुझे हसन अली साहब बताएं कि पूरा साल हमारे साथ यही होता रहेगा, 2 महीने होगा और क्या होना। देखें मेरी बात सुने, अगर हर महीने की पहली और 15 को बस दिल धड़कते रहें, कुछ होने वाला। मेरी बात सुने, ये पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बढ़ ही रही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कमी नहीं आई। तो लेवी बढ़ाई गई और हुकूमत ने अपने अखराजात नहीं कम करने, ये याद रखिएगा, अपनी मराद कम नहीं करनी, अपने जो मुफ्त पेट्रोल मिलते हैं वो खत्म नहीं होगा, अवाम पे ही ये बम गिरेगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। महंगाई इसी तरह बढ़ेगी क्योंकि जैसे सिपरा साहब ने कहा है कि हर चीज़ जो है वो लिंक है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इसको कंट्रोल चलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। सब्जी की तो भी हम बात कर रहे थे, शायद सिपरा साहब खुद कह रहे थे कि हर सब्जी महंगी है, और बाकी हर सब्जी महंगी है। जो लोग रूटीन में जाते हैं वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ये ब्रायलर का क्या रोल है हसन? देखें ब्रायलर का क्यों कौन से बाहर है, इसमें तो कोई अब इसमें ना देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट के एंड पे होनी चाहिए और जो नहीं होती। वो ये है कि जो रेट एक निकाला जाता है, रोज एक पर्चा जो है वो कागज का टुकड़ा एक निकाल दिया जाता है, सरकारी रेट जिसको कहा जाता है, उस पर अमल दरामद भी तो करवाएं। अब अगर एक मुर्गी फरोश है, एक ब्रायलर फरोश है जो कि किसी मोहल्ले में बैठा हुआ है, उसको अगर फॉर्म से, जो पोल्ट्री फॉर्म है, जो बड़े बड़े लोगों के पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, वहाँ से अगर उसको उस कीमत पे
मुर्गी नहीं मिलेगी या कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो आगे कैसे सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त करेगा? तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे इन कीमतों का इत्तलाक हो, उसके बाद जाके ये शायद से प्रसाद एग्री करते 15-20 दिन में मुझे बताएं ऐसी कौन सी फीड महंगी हो जाती है? कोई नहीं होती। आप 20 दिन पहले आपने 400 कर लिया, 350 तक ले ये मुहर्रम से, ये 10 मुहर्रम से पहले कीमत जो है वो स्टेबल थी। अब 15 दिन, अच्छा ये वो अब आपके पास इस वक्त जो स्टॉक आ रहा है वो तो वही जो तैयार था ना ऑलरेडी, वही आप मार्केट में फेंक रहे हैं, उसके बावजूद कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। बात ये पोल्ट्री एसोसिएशन मौजूद, अच्छा ये मेरे घर के सामने है, ये आपकी वहाँ पे तो सुबह के वक्त बोली लग रही होती है, जिस तरह आपके सब्जी मंडी में टोलेंटन मार्केट में एक गाड़ी आई, उसकी बोली लग रही है कि कितने में ये गाड़ी जाएगी। मुझे बताएं उस बोली को चेक करने के लिए आज तक कोई आपका गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गया वहाँ पे? कोई भी नहीं जाता उसको चेक करने लिया। एक वक्त था एक सियासतदान का नाम लिया जाता था, उसकी वजह से किया जाता है, लेकिन उसमें एक और दौर भी आया, उसमें भी ये काबू ना हुआ। उसके सिर्फ 2 शेड्स हैं मेरे ख्याल में, उसके सिर्फ 2 शेड्स हैं की नजर इसको नहीं करना चाहिए, इसको देखने की जरूरत है। लोग खरीदते हैं। अच्छा, फिर जब बाइकआउट की बात की जाती है, खरीदते नहीं है, लोगों के पास एक यही मैक्सिमम सस्ता। आप मुझे बताएं 2500 मटन तो नहीं जा सकता, मटन तो बिल्कुल, बीफ भी महंगा है, फिर लोगों के पास एक ऑप्शन यही है। फिर क्या करे बंदा? वही ना, अब हर रोज आप सब्जी भी अगर बना लें तो वो इसी के बराबर ही आ रही है, क्या करे कोई गरीब कहाँ पर जाए। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, चीनी का रेट नीचे ना आया, शहर में 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। हसन, यही रेट है? देखिए मेरी बात सुनिए ना, हमारी बड़ी एक बदकिस्मती है कि जब आपका ब्रायलर माफिया है, आपका चीनी माफिया है, पता नहीं हम क्या माफिया के साथ मेरी बात सुनिए, चीनी वाले तो दोस्त हैं हसन अली। सबसे पहली मैंने कहा हसन से पूछ, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपने एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी थी? कहाँ है फूड सिक्योरिटी हमारे मुल्क में कि जब ये पता है कि आगे जाके एक क्राइसिस पैदा हो सकता है तो क्यों एक्सपोर्ट करने की इजाजत? ये किया जाता है हसन, ये किया जाता है ना। देखिए हर एक का मफाद है इसमें। अब पहले तो ये किया गया, अब अगर ये चीनी जो है वो इस वक्त इतने ही की बिक रही है, ब्रांडेड चीनी पे आ जाए तो वो 210 से 220 रुपए किलो बिक रही है। अब गवर्नमेंट ने एक और, कल मैं देख रहा था कि 175 रुपए फी किलो पे इसको इसकी कीमत जो है मुकर्रर करने की बात की जा रही है। वो जो 175 रुपए में चीनी फरोख्त होगी ना, वो भी आप देख लीजिएगा कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसको चेक करने वाला कोई नहीं होगा, बिल्कुल पाउडर जैसी, वो पाउडर जैसी चीनी होगी। तो इसमें सबसे पहली बात मेरी फिर वही है कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों दी गई। उसके बाद फिर इंपोर्ट करने की बात चली कि जी अब इंपोर्ट कर ली जाए क्योंकि क्राइसिस पैदा हो रहा है। तो अब वो इंपोर्ट वाला किस्सा भी खत्म हो चुका है क्योंकि अब एकदम से चीनी जो है वो शुगर मिल्स के पास मौजूद है। ठीक है। और जिस वक्त ये, अगर इंपोर्ट वाली चीनी की बात करें तो जिस वक्त ये पाकिस्तान में पहुंचनी है उस वक्त नया क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका होगा, नई चीनी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। तो इससे बेहतर है, मेरे ख्याल में तो बेहतर ये है कि ये मिलों को जो है वो बंद कर दें और इंपोर्ट अब आ जाए। शायद से प्रसाद अथॉरिटी बन गई है, सीएम साहिबा ने उसका इफ्तिताह कर दिया। अथॉरिटियां बहुत सारी हैं। आपका चिकन महंगा, आपकी चीनी महंगी, सब्जियां महंगी, अथॉरिटी ने क्या कंट्रोल? अथॉरिटी को आपने कोई, उनके कोई हाथ भी मजबूत किए हैं? उनको कोई वैसे मजबूत है क्यों नहीं? आईजी साहब साथ हैं, पुलिस उनके साथ है, के जो है वो दिए हुए हैं। आपने आईजी साहब को नहीं साथ देखा? मुझे बताएं, अथॉरिटी बड़ी मजबूत है। एक अथॉरिटी की हम लोग हमेशा बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कानून नहीं है कि हम इसमें कर लें। इनके पास क्या कानून होगा? इनको बड़ा मजबूत बनाया, क्या मजबूत? इनके साथ पुलिस है, इनके साथ पुलिस है। जो ये अब जो लेके आए हैं ना, ये यही कहा जा रहा है। ये जो बाइक्स पे फिर रहे नहीं, अभी तो इसका इनोवेशन हुआ प्रॉपर, अभी इसका इफ्तिताह भी होना है। ये तजावजात और ये नहीं, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनी है पीरा के नाम से। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो उनके पास मोटर बाइक्स हैं, उनके पास डाले हैं, उनके पास डाले हैं सर, उनके पास पुलिस है, उनके पास बड़ी। मैंने उनको देखा है मार रोड पे, उनके पास वो ये हैवी बाइक्स भी हैं। अच्छा, हाँ मैंने उनको देखा। वो उस दिन मेरे लिए वो नई चीज थी, यूनिफॉर्म ग्रे से कलर का यूनिफॉर्म है, थोड़ा सीएम साहिबा ने लॉन्च किया, वही है ना, दिन पहले वो मैंने देखी है, देखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन काम भी खूबसूरत होने से मजा आएगा ना। बात ये है कि बात हसन अली साहब चीनी की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि सब्जी मंडी में ये आपकी ये पीरा या प्रीरा जो भी आपने बनाई खड़ी होगी जाके? आज चाहिए। ओहो, आज तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं वहाँ मौजूद होते। फिर अथॉरिटी जब बनाई प्राइस कंट्रोल के लिए तो फिर इन्होंने दफ्तरों में बैठा हुआ, कब हुआ? अभी इन्होंने मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हुए। चलो अगले सोमवार में इंशाल्लाह इतवार तो बाद देखा है तो मजीद गल करें। चलिए बात भी करेंगे और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी पूछेंगे, महंगाई कम हुई है नहीं। इशारे ये कहते हैं महंगाई कम हुई है, कहाँ कम हुई है वो हमें बता दे। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। खबर ये है, पंजाब में पहली ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का मंसूबा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। अच्छी बात है, ये शुरू करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन अगर ये भी कंप्लीट हो जाए तो लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी। हसन अली, आप कुछ पहले ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं ऐड करना चाह रहा। हसन अली से बात कर लें। आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, मैं शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सिप्रा साहब कुछ कहना तो कह ले। नहीं, मैं कुछ नहीं, आप इतना अपने आप को ना करें, कहना चाह रहे तो चलें। देखिए, इसमें ये जो है ना, ये ई टैक्सी स्कीम मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है अगर ये हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हमें जान छुड़ानी है ये चिंची रिक्शों से, जिनकी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि कम से कम इनको कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला स्टेप है। इससे कुछ स्पेसिफिक लोग आज भी हम के ना ऐप नहीं वो ऐप तो ये भी ऐप के थ्रू ही चलेगी ना ई टैक्सी आपकी। तो ये भी मखसूस लोगों के लिए हो जाएगी। नहीं, लेकिन अना आप एक चीज देखें, जो इस वक्त चल रही हैं बहुत सारी जो टैक्सी सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज हैं, लोग बहुत इस्तेफादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेफादा उससे उठाते हैं। हम भी अक्सर जो है वो, तो क्या प्राइस डिफरेंस होगा इसमें? प्राइस डिफरेंस आप देखें क्या करते हैं। ये अभी तो ये लॉन्च होगी, इसकी फिजिबिलिटी बनेगी, चीज़ें आएंगी सामने, फिर पता चलेगा। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नजर आई है वो ये है कि ये कम से कम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। ये वो नहीं होगा कि चलिए, ये एक आगे का स्टेप है। माहौल दोस्त होंगी, इलेक्ट्रिक बसों के बाद इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। सस्ती मैं पूछ रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो प्राइवेट जो उससे जाहिर है गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है तो वो सस्ती होगी ना। गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रही है जाहिर है वो सस्ती होगी, लेकिन इसमें देखना ये है कि वाकई उन लोगों को मिलनी चाहिए कि जो इसके जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरे। वो नहीं होता हसन, वो होता तो नहीं है, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब वाली जब वो आई थी बहुत दफा येलो कैप्स लोगों ने देखा, उसके बाद भी आई थी एक, उसके बाद भी लाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें यही है कि ये कम से कम किया जाए। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है ना देखें, आपके शहर की ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनका खात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो इस टाइम सबसे नहीं। मुझे बताएं, शाह जी तो बड़े आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। दाता दरबार से अगर मुझे जाना है शालामार, तो मुझे बताएं कौन सी ट्रांसपोर्ट है, मैं किस पे जाऊं? तो सिप्रा साहब, इसके साथ जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए ना। बसें बढ़ रही है ना, इसका लारी अड्डे में उतरा हूँ, मैंने शालामार जाना, मैं किस पे जाऊं? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ये हर देखें, हर रूट के ऊपर गवर्नमेंट को चलाना, प्रॉपर कानूनी तरीके से चला ले। वागा से मैंने नंबर लगवाए रिक्शों को, कम उम्र ड्राइवर्स का खात्मा करे, जान खतरे में डाल के लोगों को जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कम उम्र ड्राइवर के मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन किसी वक्त में मैं थोड़ा सा हूँ भी से स्कूल के लिए बच्चों से जब जाते हैं। नहीं, ये तो कम उम्र ड्राइवर जितने मैंने देखे हैं वो ऑटो रिक्शे चला रहे होते हैं, छोटे लड़के, ये मोटरसाइकिल रिक्शे। मोटरसाइकिल रिक्शे। मेरी बात सुने, अब ये आपकी ग्रीन बस जो चल रही है बड़ी अच्छी सर्विस है। आप उस बस को जब भी नजर आती है रोड्स पे जाती है, हम सारा दिन रोड्स पे होते हैं, उसमें रश कितना होता है, लोगों की सहूलत है। मैं एक और प्रोजेक्ट यहाँ करने जा रहा हूँ, उस पर बात मेरे ख्याल में वो सीएम साहिबा लॉन्च तो करने जा रही हैं, लेकिन वो शहर का गंभीर मसला बन जाएगा। ठोकर न्याज बेग से जल्लो तक जो कोई चलनी है आपकी लाइन, वो मेरा ख्याल है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। वो मुझे बताएं। नहीं, वो बनाना जा रहे हैं ना पॉसिबल। अब उसमें फिजिबिलिटी क्या बना रहे हैं? क्या आपने नहर की एक लेन जो इस वक्त उसको देनी है, उसको देनी है। अच्छा, तो नहर पे तो पहले रश बहुत ज्यादा हो गया होगा। ऐदी सुन लो पहले। अच्छा, चलो गल कर लो सिप्रा साहब, तुसी गल कर लो। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ, लेन वाला हाल कर देंगे। मैंने जरा पंजाबी में कह दिया, उन्होंने उर्दू में कह दिया, बात तो एक ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मंसूबा उसको बनाने की बजाय आप ग्रीन बस जो आपकी चल रही है इलेक्ट्रिक, यही वहां पे चला दें। आप हर 5 मिनट के बाद एक बस चला दें, हर 7 मिनट के बाद एक बस चला दें ना, जल्लो से ठोकर तक। यहाँ एक खान ब्रदर्स की चलती थी बड़ी, जब हम लोग 22 नंबर बस होती थी, यूनिवर्सिटीज में होते थे, वो बड़ी कामयाब सर्विस थी जो जल्लो से ठोकर तक थी। अब वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक लेन को खत्म करने के लिए आप अपनी तख्ती लगवाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जिससे नहर की खूबसूरती भी खत्म होगी, जिससे आपकी ट्रैफिक के मसाइल मजीद जन्म लेंगे, इन प्रोजेक्ट पर नजरसानी करने की जरूरत है। हमारे पास फिरोजपुर रोड को डिवाइड करके आप ये कर दें, और एक बदामी बाग से लेकर वागा तक इस बस चला दें, बस को वागा से लेकर आप बदामी बाग गड़ी चौक तक। ये जीटी रोड की बात कर रहा हूँ, जीटी रोड की बात कर रहा हूँ आप। अच्छा, इसका सेकंड अब क्या होगी, जब बात होगी ना वहां पे आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या बात करेगी। डेरा गुजरा से ऑरेंज लाइन तो चल रही है, नहीं उसका इसका नहीं बनता।
आपके चिंची की इतनी बड़ी तादाद जीटी रोड पर है, शालामार है, ठीक है, इस और कहीं नहीं है, या बदामी बाग है आपका या जीटी रोड है। इस चीज को खत्म करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वहाँ आप सेकंड ऑप्शन दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, लोगों को देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली। चलिए जी, ये तो आपकी सजेशन है और बहुत अच्छी सजेशन है। अगली खबर है, ई चालान पर 1,88,000 नादहिंदा मोटरसाइकिलें बंद। ये सिर्फ शहरी लाहौर की बात हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में। हसन अली, देखिए ये ई चालान जो सेफ सिटी की जानिब से स्टार्ट किया गया था, आपका हुआ? मेरा नहीं हुआ। अच्छा, हुआ, मुझे याद आ गया, हुआ। अच्छा, सम टाइम तो कुछ ऐसी है ना कि आप जितनी मर्जी ध्यान से चला लें, कहीं पे इशारे खराब पड़े, आपको समझ ही नहीं आता, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। देखिए वो तो टीपा का काम है कि ये ठीक करें। हमारे ये एक हमारे पास बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं इंतजार ही करती रहती हूँ कब ग्रीन में टर्न होगा, उसकी ग्रीन लाइट ही खराब है। वो अक्सर जो है वो इशारा काम नहीं कर रहा होता। तो इसमें ये है कि देखें जो वायलेशन है उसके लिए तो बेहतर यही है कि ई चालान जो है पूरा प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और इससे जब ये शुरू हुआ था स्टार्ट में, तो सिपरा साहब को भी याद होगा कि नहर पे भी लोगों ने स्पीड फॉलो करनी शुरू की थी, क्योंकि सिपरा साहब एक दफ़ा मेरे पास आ रहे थे तो मैंने सिपरा साहब से पूछा, कहते हैं यार ये अगला वाला चल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा। तो वो ये है कि कम से कम जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा था। सही, तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहले जो इशारे हैं उनको ठीक करवाना चाहिए, ताकि ये जो एक मसला है ना, फिर बेचारे किसी बाइकर का कसूर तो नहीं, आपका इशारा नहीं चल रहा और वो निकल गया और उसके बाद आपका इशारा जाग गया, तो फिर ये टीपा को भी थोड़ा सा एक्टिव होना है। शायद सिपरा साहब, देखिए मैं तो ये ई चालान के हक में नहीं हूँ शुरू से। सिपरा साहब और आपके पास हल नहीं है ना, वार्डन जो रोक के चालान करते हैं मैं तो उसके हक में भी नहीं हूँ। अच्छा, चालान होने नहीं चाहिए, वायलेशन हो तो फिर चालान हो, नाके लगाकर आप चालान किए जाए, सुबह 1 घंटा खड़े हों और उसके बाद आप नजर ही ना, खात्मा इसका ही होगा ना सिपरा साहब। नहीं, मुझे बताएं सेफ सिटीज का और कोई काम नहीं इन कैमरों का? जहाँ ट्रैफिक जाम होती है फिर हम किसके जिम्मेदार ठहराएं? बताएं ना, होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ वो इसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, कौन से आज तक उनका तो नहीं हुआ चालान के, जहाँ ट्रैफिक नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे ही क्यों चालान हो रहे हैं? आपकी बड़े बड़े हादसा होते हैं, हो जाते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, राहजनी हो जाती, डकैती हो जाती, पता चल तो चलते ही नहीं पे। बिल्कुल ऐसे ही, तो लेन की खिलाफवर्जी हो जाए, फोटो आ जाती है कि चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। बेसिकली जो उसका नाम है सेफ सिटीज अथॉरिटीज के नाम से अथॉरिटी है ना, तो आप वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसमें ये वायलेशन आ जाती है, एक्सीडेंट्स को भी आप सेफ सिटी में कंसीडर कर लेते हैं। पॉजिटिव वे है, लोगों को पता ना हमारा चालान होगा, कैमरे लगे, आपकी शाहराएं हैं, आपकी शाहराएं हैं इस तरह की कि जिस पर आपके कैमरों की मदद से चालान करें। आपने लोगों को अगर ट्रैफिक सेंस होगी तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप मुझे बताएं, मैं आपके 3-4 रोड निकाल दें ना, उसमें किनार रोड, जे रोड, मार रोड और फिरोजपुर रोड भी थोड़ा निकाल दें, बाकी मुझे बताएं कि कौन से अच्छे रोड हैं जहाँ पे कहीं पे हैं कहीं पे नहीं। फिर मुझे बताएं फिर चालान क्यों हो रहे हैं? ये तो अल्लाह ही जानता है। नहीं, अल्लाह क्यों जानता है? फिर नहीं, इस तरह बात कर रहे हैं आप 4 सड़कों के निकाल के लाहौर को आपने और दिया हुआ क्या? अच्छा, मेन शाहराएं यही है ना कंसीडर की जाती है, और वो यहाँ से मेन शाहराहों पे करें, फिर बाकी जगहों पे क्यों कर रहे हैं? बाकी जगह तो ट्रैफिक ही नहीं चलती। आप क्या कहते हैं कि चालान करें ना सेफ सिटी? मैं ये कहता हूँ करें, बेशक, मैं इसके हक में नहीं हूँ, वो करें, उनको कानून इजाजत दे रहा है, करें। क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना कि थोड़ा सा इस खौफ से, इस डेटरेंस से, अगर आपके खौफ ने 5000 हेलमेट न पवा सके, खौफ का था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आज आप रोड पे जाके देख लें, कोई आपको इवन आपको स्पीड लिमिट पे कोई कंट्रोल नहीं नजर आ रहा होगा। आपको कम उम्र ड्राइवर जो बड़े इशू है ना हमारे, जिससे बड़े बड़े हादसा हुए हैं, आज आपको कोई बंदा मुश्किल से ही हेलमेट जो है वो पहने हुए नजर आ रहा होगा। तो ये वो चीजें हैं। बाइकर लेन बनाई आपने, वो तो फजूल है ना सिपरा साहब, वो तो ऐसे ही खामखा बनाई गई। वो तो एक टेस्ट केस था मेरे ख्याल से, जिसमें फेल हो गए, बस अब वो अधूरा पड़ा। पाकिस्तान में पहले लेन बना दी थी। चलिए, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, फिर कभी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसको मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत सारे डाइट कॉन्शियस अफराद को देखती हूँ जी, जो कि अच्छी खासी डाइटिंग कर रहे होते हैं, और जब उनसे उनका डाइट चार्ट पूछें तो उसमें क्या होता है जी, वो रोटी एक पूरी खा रहे हैं या 2 टाइम भी रोटी ले रहे हैं। अच्छा, जो बिल्कुल रोटी नहीं खा रहे होते वो क्या कर रहे होते हैं, ब्राउन ब्रेड ले रहे होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उसका इस्तेमाल अच्छा कैसे करना है, उसको एक प्रॉपर डाइट चार्ट कैसे बनाना है, बड़ा मैटर करता है।
अच्छा जी, रोटी लाजिम व मलजूम है, इसको तो मेरे ख्याल से नहीं स्किप करना चाहिए, बट इस पे आयशा बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे, हमारे साथ मौजूद है। आयशा की तरफ आते हैं, फिर आज के टॉपिक की तरफ मैं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, हमारे पास ना डिफरेंट आटे अवेलेबल हैं, ठीक है। हम कहते हैं शुगर पेशेंट के लिए ये वाला आटा होना चाहिए, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला आटा होना चाहिए। फिर आजकल मल्टी ग्रेन आटे का बहुत ज्यादा मैं ट्रेंड देख रही हूँ। सो हर आटे की पहले अफादियत हमें बता दे क्या है, जो डाइट कॉन्शियस है उनको कौन सा आटा इस्तेमाल करना है, माएँ जो कि अपने बच्चों का वेट बढ़ाना चाहती हैं उनको कौन सा आटा इस्तेमाल करना है, और शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, फिर उस पर आ जाएंगे। सबसे पहले ये जो डिफरेंट आटे हमारे पास अवेलेबल हैं, गंदम का है, फिर उसके बाद हमारे पास का है, बिल्कुल जौ का उस है। पर मुझे रोशनी डाल दीजिए। अच्छा अना, पेशेंट्स को ये लगता है कि मल्टीग्रेन आटे की अगर हम बात करें उसमें कैलोरीज कम है, या वो जौ की रोटी खा के ये समझते हैं कि इसमें तो कैलोरीज कम है। एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि मोर और लेस इन सारी रोटियों के अंदर कैलोरीज बराबर ही होती हैं। जौ की रोटी के अंदर, गंदम की रोटी, मोर और लेस 10-15 कैलोरीज का फर्क पड़ता है। वो हमारे दिल की तसल्ली है। फर्क होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ये वो नंबर है जिससे आपका शुगर स्पाइक आता है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो फिगर है जो आपको बताएगा कि अगर आपने गंदम की रोटी खाई है तो कितनी जल्दी आपकी शुगर स्पाइक करेगी, बेसन की खाई है तो बेसिकली इन आटों में फर्क सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, और वो काफी सिग्निफिकेंट है। जो कैलोरीज का फर्क है वो ना होने के बराबर है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फर्क है वो अच्छा खासा है। तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। वो हर फूड आइटम का डिफरेंट होता है, मगर वो सेम ही रहता है, पर्सन टू पर्सन वो सेम रहता है। सबसे कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसन की रोटी का। अब बेसन की रोटी वेट लॉस के लिए अच्छी है, बेसन की रोटी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मतलब जो गंदम की रोटी है उसमें प्रोटीन नहीं है, जौ की रोटी में प्रोटीन नहीं है। मल्टीग्रेन में डिपेंड करता है कि मल्टीग्रेन में कौन से आटे मिक्स किए गए हैं। अगर हम मल्टीग्रेन लफ्ज़, आजकल तो स्टोर्स में मल्टीग्रेन आटा पड़ा है, आप उठा के घर ले आते हैं, आपको पता भी नहीं उसके ऊपर यूजुअली लिखा होता है, लेकिन वो वही बात कि वो हम पढ़ते ही नहीं है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो अगर लिखा भी हुआ है कि ये आटे मिक्स है, कितने आटे मिक्स है, चने का कितना डाला गया, तो वो मल्टीग्रेन के केस में प्रोटीन जो है वो वेरी कर सकता है। मल्टीग्रेन नाम से पता चलता है डिफरेंट आटों को मिक्स किया गया, लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो बेसन की रोटी के अंदर सबसे ज्यादा आ जाता है। अगर हम बात करें कि बच्चों को कौन सा आटा खिलाना चाहिए, बच्चा अगर सीलिएक नहीं है, सीलिएक से मुराद ये है कि अगर आपके बच्चे को ग्लूटेन हजम हो जाता है आप उसको सारे आटे दे सकते हैं, ठीक है। और कोई जरूरत नहीं है बच्चे को आप टॉर्चर करें। टॉर्चर करने से मुराद ये है कि कई दफा बच्चा नहीं खा रहा होता मल्टीग्रेन आटे की रोटी, कई दफा बच्चा नहीं खा रहा जवार की रोटी, बाजरे की रोटी। अब माएँ खुद डाइट में है तो माँ ने सोचा है कि वो बच्चे, अब बच्चा रोटी नहीं खा रहा उसकी वजह से, तो अब बेहतर है कि अगर बच्चा गंदम की रोटी एक्सेप्ट करता है, वो सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर जरा अच्छा है, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे को उसकी रोटी। सफेद आटा जो होता है ये आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, सफेद आटा जो है वो गंदम ही है लेकिन रिफाइंड फॉर्म के अंदर है, या सफेद आटा जो है वो मैदा हो सकता है। अब दो चीजें हैं। सबसे अच्छा जो फॉर्म है ना गंदम का वो लाल आटा है। अगर आप लाल आटे का इस्तेमाल करेंगे वो फाइबर देगा, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, वो विटामिन बी का अच्छा सोर्स है, उसके अंदर आयरन भी मौजूद है। लेकिन अगर हम सफेद आटे की बात करें तो उसके अंदर फाइबर नहीं है, जिसकी वजह से ना तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, फिर ना वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, ना वो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, ना वो कोलेस्ट्रॉल, मतलब फिर उसका वेट भी गेन करता है, वेट गेन नहीं करता ना। वो वेट गेन इस तरह से कर सकता है कि जहां आपने एक रोटी खा के पेट भरना था आपका पेट ही नहीं भरा उससे, तो आपने 2 रोटी खा ली। अगर आप इन आइदर केस, जैसे मैंने ये देखा हमारे यहाँ ना एक फिगर हमारे दिमागों में सेट है कि हमने 1 रोटी खानी है, अगर हम व्हाइट आटे की खा रहे हैं तो भी 1 ही रोटी खाते हैं, इस केस में फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 1 ही रोटी खाई है, चाहे वो लाल आटे की खाई है, फिर वेट गेन नहीं करेगा। वेट गेन वो तब करेगा अगर आपने सफेद आटे की कुछ 4 रोटियां खा ली हैं क्योंकि आपका पेट नहीं भर रहा था। वेट गेन इनमें से जो है वो कर सकता है चावल का आटा। अब चावल का आटा बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी होता है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे IBS है। IBS एक चीज होती है जिसमें आपके मैदे को हर आटा जो है वो सूट नहीं करता। ना मुझे गंदम सूट करती है बहुत ज्यादा, ना मुझे ये मल्टीग्रेन सूट करता है। दालों का आटा जैसे मकई का आटा, बेसन का आटा, वो मुझे सूट नहीं करता। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने चावल के आटे की रोटी खानी है। इस केस में वेट गेन हो सकता है बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तो हाई बहुत ज्यादा है, ये फौरन शुगर को स्पाइक कर देता है, दूसरा ये बहुत लाइट रोटी होती है तो आपसे ज्यादा खाई जाती है। अगर वेट गेन करना है तो चावल की रोटी सबसे अच्छी है, वेट लॉस करना है तो बेसन इसलिए बिकॉज इसमें प्रोटीन ज्यादा है,
एज आई सेड बिफोर, कैलोरीज मोर और लेस सबके अंदर सेम है, सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड प्रोटीन का फर्क। हम ना अक्सर बेसन का आटा हो गया, इसको घर वाले आटे में ना, गंदम के आटे में मिक्स करके बेसन वाली रोटी बना लेते हैं, तो ज्यादा हेल्दी हो जाती है। ना अगर आपने उसके ऊपर देसी घी नहीं ना रखा तो फिर तो वो बहुत हेल्दी हो गई है। मैंने देखा है वो जिसको हम मिस्सी रोटी कहते हैं, या जिसको हम, वो गलत तरीका है रोटी बनाने का। बेसन का चिल्ला बनाया करें। चिल्ले से मुराद ये है कि उसके अंदर जैसे हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे उसका बैटर बनाया जैसे हम नॉन स्टिक पैन पर पैनकेक्स को बनाते हैं। हल्का सा ब्रश किया, हल्का सा ऑयल ब्रश करना है कि बस वो नीचे ना लगे, और उस बैटर को फैला देना है जिस तरह हम बनाते हैं। हम उसमें गंदम का आटा मिक्स करते हैं, फिर घी डाला, उसके ऊपर रोटी डाली, एक तरफ से पकाई, साइड पलटी, फिर उसके ऊपर घी रखा, उसके बाद फिर उसको पकाया। ये इंतहाई गलत फायदा है उसका, ये नुकसान देगा आपको। वैसे अगर आप जौ और ये जो गंदम और बेसन मिक्स करके अगर उसकी नॉर्मल रोटी बनाते हैं बगैर घी के, तो वो फायदेमंद है। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा मुफीद आटा कौन सा है जो सभी लोग बहुत आसानी से खा सकते हैं, जिससे ना तो वेट बढ़ेगा और ना उनसे कोई इशू होगा? अच्छा, लाल आटा अगर आप सिलियाक नहीं है, हर बंदे के लिए हर चीज नहीं है, तो एक आटे को हम मुफीद नहीं कह सकते इस केस में। लाल आटा इसलिए कि वही बात, हर एक से खाया भी जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका मीडियम है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। उसका टेक्सचर भी हमारा टेक्सचर एंड टेस्ट डेवलप हुआ है, हम खा सकते हैं। लेकिन वही बात कि अगर किसी को सिलियाक है तो उसके लिए फिर चावल का आटा सबसे मुफीद है, और अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है तो बेसन का आटा। तो तीनों डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आटा बता दिया। ठीक हो गया। शुगर पेशेंट के लिए कौन सा आटा आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, शुगर पेशेंट ये कर सकते हैं कि अगर तो उन्हें कब्ज का मसला आ रहा है तो फिर वो मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर लें। मल्टीग्रेन आटे में डिफरेंट तरह का फाइबर, डिफरेंट तरह का आपको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। अगर आपको मल्टीग्रेन आटे का जायका पसंद नहीं आ रहा, आप बेसन का चिल्ला ट्राई कर लें। अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा, फिर आप लाल आटे की तरफ जाएं, लेकिन रोटी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। लाल आटा भी अच्छा है इस केस में। लेकिन अगर आपकी शुगर सुबह सो के उठ के बहुत हाई आती है, फिर आपको थोड़ी सी एफर्ट करके कोशिश करनी चाहिए कि आप लाल आटे के अंदर थोड़ा जौ मिक्स कर दें। एटलीस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। जौ की रोटी, मल्टीग्रेन आटा, बेसन की रोटी एंड फिर गंदम, इसको इस तरह से लीजिए। अच्छा, आयशा, कुछ लोगों को लगता है अच्छा हम गंदम की रोटी खा रहे हैं, या इसमें हमने अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए हमने कोई दूसरा आटा भी मिक्स कर दिया, अब हम पराठा बना के खा सकते हैं, तो पराठा खा लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आपने अपना ऑयल ही एट द एंड ऑफ द डे बढ़ा दिया, या आपने देसी घी बढ़ा दिया, या आपने बटर बढ़ा दिया, फिर आपने अचीव कुछ नहीं किया। इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज भी कुछ अचीव नहीं किया। वही बात कि खाने में तो ऑयल डलना ही डलना है। अब ये तो नहीं होगा सालन आप उसके अगेंस्ट उबाल के ले रहे हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों को करते देखा है कि इसकी रोटी कैसे बनेगी, इसका तो पराठा ही बनेगा ना, ऑब्वियसली। नहीं, ऐसा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ बड़ा नुकसान कर रहे हैं। रोटी को डेली बेसिस पे पराठे की फॉर्म में खाना खतरनाक है। खतरनाक है सभी लोगों के लिए। सभी, अगर आप मुसलसल पराठा खा रहे हैं 3 वक्त, तो वो सबके लिए खतरनाक मुश्किल है जी, आपके लिए वो परेशानी हो सकती है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो बंद आटा मिल रहा है मार्केट से उठाया लिए, सो क्या रिकमेंडेशन है? आटा वो लेना चाहिए जो प्रॉपर गंदम से हम पिसवा के इस्तेमाल करते हैं, जिसे चक्की का आटा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसकी अफादियत ज्यादा है। अच्छा, अगर चक्की का आटा भी आपको पैकेट में मिल जाता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद पिसवाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक कंपनी पे यकीन है कि भाई इन्होंने जो लिखा हुआ है डब्बे के ऊपर वही इसके अंदर पैक भी किया हुआ है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई बहुत एफर्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब तक चक्की पे खड़े ना, उनकी तसल्ली नहीं होती, जबकि वही लाल आटा आपको पैक बड़े स्टोर्स पे मिल जाता है। वो आपकी पर्सनल एफर्ट है, अगर आप करना चाहेंगे, वो दिल की तसल्ली है। इसकी जरूरत नहीं होती कि चक्की पे अपने पास खड़े होना ही है तो आपको प्योर आटा, आपकी अपनी चॉइस है। अगर हम सेम आटे का इस्तेमाल ना, लेट सपोज आप सुर्ख आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सुबह भी रोटी खाई, दोपहर में भी रोटी खाई, रात में भी, नुकसान पहुंचाती है? इट डिपेंड्स कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम एक मजदूर की बात करें ना, अगर उसने 3 टाइम इतनी रोटी खा ली है, वो मुशक्कत ही इतनी कर रहा है कि उसके लिए तो ये रोटी शायद कम पड़ जाए। और अगर हम खा रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं, मैं और आप जिन्होंने पूरा दिन बैठ के काम करना है, तो फिर हमारे लिए ये हमारा वेट गेन करना शुरू कर देगी। इस केस में ये हो सकता है कि आप एक टाइम पे रोटी खा लें, दोपहर में कोई बेसन का चिल्ला हो गया या ओट्स का चिल्ला बन जाता है, ओट्स का चिल्ला खा लिया, वो पतला होता है। अगेन कैलोरी सेम है लेकिन वो पतला सा बन जाता है, तो उसमें ग्राम्स कम हो जाते हैं कि जहां आपने रोटी 80 ग्राम की 100 ग्राम की खानी थी, आपने चिल्ला कोई 30 ग्राम का बना के खा लिया।
और शाम में फिर आधी से एक रोटी खाई जा सकती है। उसमें अगर आपको रोटी की तसल्ली है तो आप चिल्ले पे शिफ्ट कर जाएं। ठीक है। हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, सो उनके लिए कौन सा आटा जो है वो मौसर है? अच्छा, अगर तो बदहजमी रहती है, जैसे मैंने बताया मुझे IBS है, अगर आपको मैदे का कोई मसला है तो फिर मल्टीग्रेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि मल्टीग्रेन में डिफरेंट तरह की आटे हैं, डिफरेंट तरह की दालें डली हुई, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ आपको इरिटेट आपके स्टमक को कर सकती है। इसी तरह बेसन का आटा भी, वो भी स्टमक को इरिटेट कर सकता है इन सम केसेस। कॉर्नफ्लावर जो है, जो मकई का आटा है, वो भी स्टमक को इरिटेट कर सकता है इन सम केसेस। अगर तो मैदे का मसला है तो फिर गंदम सेफेस्ट ऑप्शन रहती है। लेकिन अगर मैदे का मसला सीलियाक के साथ है कि अगर आपको सीलियाक डिजीज है तो फिर आप चावल की रोटी, चावल जो है वो इजी टू डाइजेस्ट भी है, वो रोटी की फॉर्म में भी लिया जाता है तो वो इजी टू डाइजेस्ट है, वो मैदे पे भारी नहीं है। लेकिन अगर कब्ज का मसला है तो फिर लाल आटा या मल्टीग्रेन आटा जो है वो सबसे अच्छा है। लाल आटे के अंदर भी बहुत फाइबर है, मल्टीग्रेन के अंदर भी बहुत फाइबर है, वो कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। वैसे तो जौ का आटा भी फाइबर का अच्छा सोर्स है, लेकिन मैंने अपनी पॉपुलेशन को देखा है कि अक्सर जौ की रोटी खा के कॉन्स्टिपेशन करा लेते हैं। अगर ऐसा मसला आता है, आप जौ और गंदम को मिक्स करके वो आटा इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक हो गया। ये जो नान रोटी हम तंदूर से लेकर आते हैं, कुछ लोग होता ना कि अच्छा घर क्या बनाएं, गर्मी बड़ी है, रूटीन में आप बाहर से रोटी और बाहर से नान लेकर आ रहे हैं, ये घर की रोटी की इक्वली इसकी अफादियत है कि नहीं? ना एक दफ़ा वो ना बनते हुए देख लें तो आपका दिल खुद ही उठ जाएगा उससे। लेकिन अगर हम अफादियत की बात करें, उसके अंदर फाइबर बहुत कम है, कैलोरीज ज़्यादा इसलिए हो जाती हैं कि वो प्रोसेस्ड है ना। वो कोई 120 से 150 ग्राम तक की खमीरी रोटी आ जाती है या इसी ग्रामेज के दरमियान नान आ जाता है। अब एक नान जो है उसके अंदर 4 सर्विंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि एक रोटी में 3 हैं, यानी नान में कैलोरीज ज्यादा हो जाती हैं। तो हमें अगर कोई वेट कॉन्शियस है तो उसको नान या खमीरी रोटी का इस्तेमाल मोहतात होकर करना है, फिर कैलोरीज बहुत ज्यादा काउंट करनी पड़ेंगी। हाइजीन का बहुत ज्यादा मसला आता है कि वो रोटी जो है उसकी हाइजीन अच्छी नहीं होती। तीसरा फाइबर का मसला आता है। ये रोटी जो खमीरी रोटी होती है या जो नान होता है, ये ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन में मदद करने वाला है, ना आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कोई फायदा आपको देने वाला है, नुकसान भी नहीं दे रहा, वैसे फायदा भी नहीं दे रहा। फिर जो रोटी खा के आपको फवायद हासिल होने थे, आपको आयरन मिलना था, आपको फाइबर मिलना था, अब वो नहीं मिल रहा। सही, यानी आपको फायदा जो आप चाहते हैं ना, कोई फायदा मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। बट इससे वेट गेन होता है। जैसे मैंने बताया कि कैलोरीज निस्बतन ज्यादा होती हैं। एक नान के अंदर 4 सर्विंग्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, एक रोटी के अंदर 2 से 3 सर्विंग्स होती हैं। हमारा यूनिट तो एक ही सेट होता है। अक्सर मैंने देखा एक नान खा लिया या एक रोटी खा ली, तो इस केस में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम ज्यादा खा जाते हैं, जिसकी वजह से नान और खमीरी रोटी वेट गेन कराते हैं। अच्छा जी, आइडियली अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, आपकी डे रूटीन में रोटी की सर्विंग होनी कितनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक मजदूर है, वो 4 रोटियां 5 रोटियां 6 रोटियां भी अपनी आराम से बर्न कर लेता है, उसने ईंटें सर पे रख के तो 6 फ्लोर चढ़ने हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए जो है वो 6 रोटियां तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप 3 से 4 रोटियां खा सकते हैं। अगर तो मजदूर वाली फिजिकल एक्टिविटी आप 5 से 6 रोटियां नहीं कह रही, पूरे दिन में। हाँ, पूरे दिन में बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मजदूर वाली फिजिकल एक्टिविटी आप 5 से 6 रोटियां खा सकते हैं। अगर मेरी और आपकी, अब मैं और अना काम करते हैं लेकिन कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं पूरा दिन, अगर ये वाली फिजिकल एक्टिविटी है तो 1.5 से 2 रोटी पूरे दिन में हमें इस्तेमाल करनी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की है कि हम जिम जा रहे हैं, मतलब हम काम बैठ के कर रहे हैं लेकिन हम जिम जा रहे हैं, तो हम दिन की 2 रोटियां खा सकते हैं, क्योंकि हम फिर उसको जिम में कहीं ना कहीं बर्न कर रहे हैं। अगर आपका वेट, कुछ लोगों का नेचुरली नहीं बढ़ता, अगर आपका नेचुरली वेट नहीं बढ़ता तो फिर आप 3 से 4 रोटियां जो है वो दिन में ले सकते हैं। या अगर आपकी वैसे वॉक ज्यादा है, जैसे आप कुछ बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की वॉक ही बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भी आप 3 से 4 रोटियां ले सकते हैं। सही जी, थैंक यू सो मच आयशा, आपने बहुत सारी चीजें थी जो आसान बना दी है। क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है ना, वेट गेन कर रहा है, वेट कम करना है, इसके लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक तो मिथ है जिसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सच कोई डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि आप ये कर लें, ये कर लें। सो जो चीज भी करनी है, अगेन पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए आपका, तो वो आपको फायदा देगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का स्टार्ट हमने किया था कि मानसून में इंतहाई नाखुशगवार वाकयात हो रहे हैं, छतें गिरने के वाकयात जिसमें कीमती जानों का ज़िया होना, रोड एक्सीडेंट और इसके साथ साथ जी पे दर पे ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं जहां पर आपको पता चलता है जी मुख्तलिफ मार्केटों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, घरों में ये वाकयात हो रहे हैं, करंट लगने के वाकयात हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट। और फिर इसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं कि रोड पर कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में कोई वायर आपके पोल के साथ गिर रही है, किसी को करंट लगने का ये वाकया। इसमें सबसे पहले हमारी अपनी एहतियात है जो हमें लाजमी करनी है। मतलब अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपको रोड स्लिपरी नजर आ रहा है, आप फिर भी अपनी स्पीड लिमिट कंट्रोल नहीं रख रहे, तो जिम्मेदार आप हैं। छतें गिरने की जहां तक बात है, वहां पर अगर आपको लग रहा है आपके मकान की इमारत खस्ता हाल है, मुसलसल पानी के पकड़ा है, सारा दिन बारिश हुई, खतरा आपके सर पे मंडला रहा है, आप फिर भी घर में मौजूद हैं, पहले जिम्मेदार तो आप खुद हैं। तो इन चीजों की एहतियात कीजिए। बाकी अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। रेस्क्यू का रोल इन तमाम वाकयात में सरे फहरिस्त है। किसी की जान बचाना, खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो गया है, उसको फर्स्ट एड देना, हस्पताल मुंतकिल करना, चाहे वो करंट लगने का वाकया, छत गिरने का वाकया, आग लगने का वाकया, मुख्तलिफ वाकयात में। तो रेस्क्यू की जितनी भी खिदमात हैं बिलाशुबा हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और जगह जगह आजकल मुझे मोटर बाइक बड़ी नजर आ रही हैं कि रोड स्लिप होने की वजह से बाइकर का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल सर्विस पे वहां पे लोग मौजूद हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट। तो अभी मौजूदा मानसून में हादसात की शरह और रिस्पांस टाइम और किस तरह से रेस्क्यू टीमें अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रख रही है। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। मैं सोचती हूँ कौन सा कोई ऐसा सीजन होगा जिसमें आपकी टीम जो है उसको थोड़ा कम काम करना पड़ता होगा। कभी स्मॉग, रोड एक्सीडेंट तो यहाँ पर रोजाना की रूटीन, हर एक मिनट पे एक हादसा हो रहा है। और खास तौर पे मैं लोगों से, आपने बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें की आज, और उसके हवाले से मैं लोगों से अपील करूंगा कि हम रेस्क्यू करने के लिए आपको 24 घंटे मौजूद है। रेस्क्यू और अपनी जिंदगियां खतरे में डाल के, आपको चाहे आग लगे, घर गिरता है, कुछ और। लेकिन मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं तकरीबन 25 जून से लेकर अब तक पूरे पंजाब में हमारे 310 ये जो छोटे घर हैं ये गिर चुके हैं। तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि इस वक्त सोए ना, जिस तरह से हम इतनी परेशान हुए हैं, आप सोए ना, उठ जाए, अपनी घरों की छतों को चेक कर लीजिए कि वहां पे पानी तो नहीं खड़ा हो रहा, और छत में कोई ऐसा एरिया या ऊपर कोई अगर आपके बाले शाले लगे हुए हैं उसमें कोई दीमक लग गई है, कुछ और लगी, तो इस वक्त चेक कर लें। इससे पहले कि खुदा ना खास्ता जिस वक्त रात को तेज बारिश हो 12-1 बजे, जिस वक्त आप ना जाके उसको चेक कर सके ना कुछ और, तो उसमें पानी का निकास का एक सिस्टम रखें ताकि उधर वेट ना ऐड हो, और कोई भी अगर ऐसी छत है उसके नीचे ना जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई है भी ऐसी मजबूरी तो दरमियान में एक और कोई सपोर्टिंग कोई पिलर टाइप जो है वो लेके तो लगा लें ताकि उसकी शोरिंग हो जाए और वो सिक्योर हो जाए। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे वाकयात इस वक्त देखने में आए हैं वो 310 जो हैं इस किस्म के घर गिरने के वाकयात हुए हैं। दूसरा जो है बिजली लगने के वाकयात हुए हैं, कोई 21 के करीब लोग हैं जो ऐसे गीला या उन्होंने पोल को या किसी को टच किया और उसके साथ जो है वो चीज़ आई। तीसरी जो आया है वो हमारे कुछ 4 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि फॉल या स्लिप हुए हैं, ऐसे इलाके में उसमें गए, वहाँ पे वो स्लिप हुए और पानी गीले पानी पे जब आप भी जा रहे हैं बाहर निकलते हैं अक्सर लोग एहतियात नहीं करते, थोड़ा सा इंक्लाइन है उसमें स्लिप कर जाएंगे। और स्पेशली मोटर बाइकर्स, थोड़ा सा भी आपका अगर पानी आप जिस तरह से चला रहे हैं और मोटरसाइकिल जिस तरह आप चलाते हैं, आपने अंदाजा कर लिया हर एक मिनट पे एक हादसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। सो लोग समझते हैं मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ ही होता है। तो इसलिए जो है ये चीज़ को याद रखें और एहतियात से चलाएं। और 4 एक ऐसे वाकयात हुए जहाँ पे खेतों में लोग बिजली जिस वक्त कड़क रही उस वक्त साइड पे चले जाए, पानी से निकल जाए, तो 4 बिजली आसमानी बिजली गिरने के वाकयात उसकी वजह से जो लोग जो है अफेक्ट हुए। और इसी तरह से तो हमारी ये कुछ वाकयात हैं जिनको एविडेंस बेस्ड में लोगों से अपील करूँगा कि ये चीज़ें हुई हैं, आप लोगों जैसे लोगों के साथ ही हुई हैं। तो इसलिए जिनके भी खासूसी तौर पे कच्चे मकानात हैं या जिन लोगों के जो ऐसे हैं, या वो भी अपने जाके सब चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी छतें और ख़ास तौर पे पुराने घर जो हैं वहाँ पे जाके ज़रूर छतें चेक कर लें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में मत डालें। और आइडियली थोड़े से जो घर बनाएं भी ना, उनका जब भी छत बनाएं तो उसको थोड़ा सा ऐसे स्लोप में बनाएं ताकि पानी का निकास कभी भी पानी का वहाँ पे खड़े होने का चांस ना। लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो ऐसे छत बनाते हैं और उसकी साइडों पे ईंटें लगा देते हैं ताकि वहाँ पे पानी खड़ा हो जाए। जब पानी खड़ा होगा और थोड़ी सी भी आपकी कमजोर छत होगी तो क्या होगा, वो गिरेगी। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें जब भी पानी थोड़ी देर अगर बारिश होती है, जिस तरह कल रात अब हुई है,
तो हमारा पूरा ऑपरेशन पिंडी में भी चलता रहा। इसी तरह अनप्रेसिडेंटेड क्लाउड बर्स्ट हुआ जो चकवाल में हुआ, और उसमें हमने जिस तरीके से वहां पे आया 400 से ऊपर मिलीमीटर बारिश हो जाना, जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड देख रहा हूँ, तो एक और उसके बाद पूरा जेलम के अंदर जो लोग फंसे हुए थे तुगयानी में थे, वहां से लोगों ने हमारे जाके निकाला है, और जिस तरीके से रेस्क्यूअर्स ने ऑपरेशन किया, जो रात से ऑपरेशन चल रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र है कोई उस तरह से हम बात नहीं आई। तो ये है, लेकिन जहाँ पे आप ऐसे इलाके से अगर आपने कोई गलत जगह पे घर बनाए हुए हैं, कम से कम इस मौसम में वहां से निकल जाए। ये तो आपकी अपनी गलती है ना। तो आप अगर आप ऐसे इलाके में या जहाँ पे हिल टॉरेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आप उसमें बैठे हुए हैं और आप कहें जी मेरे साथ ये नहीं होगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। दूसरा ये, शहर में 3 से 4 घंटे में पानी निकल जाता है तब, लेकिन बहुत तेज बारिश आती है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कम से कम उस एरिया में उस वक्त मत जाएं। आपको थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ता है, लंबा लेना है, वहां पे उस वक्त तो ना जाएं। हो सकता है वो पानी को निकालने के लिए उन्होंने थोड़ा सा गटर या कुछ और खोला हुआ हो ताकि पानी जल्दी निकल जाए, लेकिन अगर आपने उसमें एहतियात नहीं की और वो शॉर्टकट लेने की आपने कोशिश की है, तो फिर आप जो है वो फंस जाएंगे। और तीसरी चीज, थोड़ा सा एक जिम्मेदार शहरी भी हमें बनना है, जहाँ पे हुकूमत भी काम कर रही है, वासा भी काम कर रहा है, सारा यानी वज़ीर आला की हदायत के ऊपर, पंजाब की हदायत में हमने 3 इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एक्सरसाइजेस की है। नहीं, पहली हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी, जिसमें तमाम महकमों ने आपस में कोऑर्डिनेशन, तमाम बोर्ड्स और इक्विपमेंट को चेक करना और सारी चीजें की गई हैं। लेकिन अगर आप हर नाले के अंदर, हर गटर में हर वक्त कूड़ा फेंकते रहेंगे, तो ये तो फिर तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। उसके साथ सड़कें टूट जाती हैं हमारी जब पानी खड़ा होता है, आप अपनी साइड या घर ऊंचे कर लेते हैं, ये जुल्म ना करें। ये आप ही के पैसे हैं, जब हर साल सड़क टूटेगी उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे तो नुकसान आपका है। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें करना है, और इस वक्त खास तौर पर चौगीरी तारों से दूर रहें, छतें चेक कर लें, जब स्लिपरी रोड है या बारिश हो रही है उस वक्त थोड़ी देर इंतजार कर लें, कोई इतनी अफरा तफरी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो शहर की ना मुख्तलिफ मार्केटों में सर आजकल वो ये होता है कि दुकानदार घर आ गए, यूपीएस पीछे चार्ज हो रहे हैं, बैटरियां आपकी, ये बड़ा सेंसिटिव, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा। हमारी जितनी आग लगने के वाकयात हैं, आपने बहुत ही आज इंपॉर्टेंट बात कर ली, बिकॉज हमारे जितने आग लगने के वाकयात है वो हमने देखा है लोगों ने जिन्होंने यूपीएस अंदर रखा हुआ है, यूपीएस के लिए या बाहर जगह बना लें या छत पे थोड़ा सा ऐसे शेड डाल के उसके अंदर जगह बना लें, ठीक है। अंदर यूपीएस और खसूसी तौर पे एंट्रेंस में मत रखें, एक ही एंट्रेंस है, अगर उसमें आग लग गई तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। सही। तो इसलिए यूपीएस और कोई अगर आपकी जगह नहीं भी है, छत पे चले जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा शेड बना के उसमें यूपीएस रखें। यूपीएस घर के अंदर रखने पे हम अब जितना डेटा देख रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम तो अब ये मार्केटों में तो लोगों ने अंदरून शहर में साथ साथ मार्केटें, आपके हफीज सेंटर में भी एक आग लगने का वाकया जी अभी बहुत बड़ा वाकया हुआ उसमें, बल्कि मैं बताऊं उससे कबल भी हुआ, हमने उससे क्या सीख लिया था? हमने उस दिन जो था वो जितना मुश्किल, मैं उसमें खुद भी जाके मैंने उसको देखा सारा, उसमें जिस तरीके से हुआ वो वाकया, बेसमेंट के अंदर आग लगी है और वहां पे मोटरसाइकिलें थी और दूसरी तरफ गाड़ियां थी, यानी ये बेसमेंट में थी, और इतनी बड़ी आग थी पूरी बेसमेंट के अंदर, नजर कुछ नहीं आ रहा था। जब मैं नीचे गया हूँ तो इतना धुआं था कि वो आपको जो था, आंखें भी आपके पानी निकल रहा है, ना आपसे सांस लिया जा रहा है। उसमें जाके जिस तरीके से ब्रीदिंग अपरेटस पैन के अंदर रेस्क्यूअर्स ने जाके फायर फाइटिंग की है, उसी से सीधा इस तरह तारें थी, वो पूरी पहले दूसरे तीसरे फ्लोर पे भी आग फैल गई। और अगर उस वक्त टाइमली रिस्पॉन्स जिस तरह रेस्क्यू ने किया है, रेस्क्यू की हमारी फायर सर्विस ने जाके जिस तरीके से उस वक्त, वरना पूरी बिल्डिंग गई थी, और ये पहले हो चुका है। मैंने कहा है जितनी वायरिंग उन्होंने भी तैयारी बेहतर की है, यानी अपने थोड़े फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं, थोड़ी टीमों ने ट्रेन कर लिया है, तो उन्होंने हमें फौरन बता दिया, क्योंकि जो पिछली आग थी वो सारी रात लगी रही, सुबह किसी ने बाहर देखा और हमें कॉल की कि जी वो उससे बाहर निकल रही है आग और धुएं, जी बिल्कुल, और उस वक्त फिर हमें कॉल आई। सो ऑब्वियसली टाइमली कॉल बहुत जरूरी है। उसमें लकीली उस वक्त था, एक्टिव थे, और उस वक्त उन्होंने टाइमली कॉल कर ली, तो अल्लाह का शुक्र है उस दिन अपील सेंटर बच गया, अदरवाइज जो है वो ये होता तो ये उसका जो नुकसान होता वो अनप्रेसिडेंटेड होता। सही। सो जिन लोगों की मार्केटों में दुकानें हैं, जिन्होंने यूपीएस रखे हैं, उनको खास तौर पर अगर आप वापस आ रहे हैं तो बंद करके आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर दुकान के अंदर है तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट के बहुत वाकयात होते हैं, आप अगले दिन जाते हैं आपको पता चलता है कि जी दुकान में आग लग गई, और इस तरह से, तो इससे महफूज रहने के लिए आपको लाजमी ये चीजें। उसी पे मैं एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा खराश वाकया उसी दिन रात को हुआ, वो जो हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे इतने गुंजान आबाद इलाकों में लोगों ने स्टोरेजेस बना लिए हुए हैं, इतनी इतनी गलियां हैं, वहाँ पे ना निकलने का रास्ता था ना कुछ और था, जिस तरह वहाँ पे गटर पे, और वहाँ पे हमारे 2 रेस्क्यूअर्स शहीद हुए। सो वहाँ पे जो था इतनी नैरो वहाँ पे गलियां थी, और वहाँ पे सारा कीचड़, गटर खुले हुए, वहाँ पे ना ट्रक पहुँच सकते थे ना कुछ, और उन्होंने पूरा जो था वहाँ पे जिस किस्म का स्टोरेज, प्लास्टिक दाना और सारा किया हुआ था, और वो पूरा का पूरा फिर जाहिर बात है स्ट्रक्चर भी जो है वो एक सिंगल ईंट पे वो बना लेते हैं। सही। ये मेरी लोगों से भी अपील होगी कि इस किस्म की चीज़ें अंदरून शहर के अंदर
ना करें। और अगर आपने मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे इतने पैसे आप बना रहे हैं, थोड़े से लेके कम से कम हाइड्रेंट हर कोने पे लगा दें, ताकि वहाँ पे बहुत जरूरी चीज है। देखिए, आपकी जान भी खतरे में है, दूसरों की जान भी खतरे में है। रोड एक्सीडेंट मानसून के दौरान कितने परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, कितना मोहतात होना होता है? जी बहुत ज्यादा। आप देखिए, जब आप पानी है सड़क के ऊपर तो एक छोटी सी आपने ब्रेक लगानी है और ऐसे मोटर बाइक में स्लिप करना है। बहुत सेंसिटिव, हल्का सा आप ब्रेक पे पाँव रखे तो वो एकदम झटका लगता है। तो इसलिए मेरी लोगों से अपील होगी, हर 1 मिनट पे एक हादसा होगा, और वो होते लोग सोचते यही हमारे साथ नहीं होगा। तो आज रेस्क्यू करने के लिए हम मौजूद हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालें। आज डेली बेसिस के ऊपर हर 1 मिनट पे अगर हादसा हो रहा है, तकरीबन 13 से 14 लोग पंजाब में उनकी जो है वो डेथ होती है, और उसके साथ साथ तकरीबन 600 लोग माजूर होते हैं। नहीं, आप इतनी सीरियस इंजरी होती है कि किसी की टांग टूट गई, 6 महीने के लिए 1 साल के लिए माजूर हो गया। इसी तरह से किसी और के साथ कोई और फ्रैक्चर हो गया। तो आप लोगों से मैं अपील है, उनकी वालदैन हैं, बीवी हैं या बच्चे हैं, कि जो भी आपके ज़्यादातर चूँकि मेल जा रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर बच्चियों को भी मैं कहूँगा, मैंने एक आधा एक ऐसा वाक़या देखा है, जो भी बच्चियाँ स्कूटी चला रही हैं, साइड्स पे आहिस्ता स्पीड में, बिल्कुल साइड लेन में होने चाहिए, हेलमेट पहने होने अगर आप ट्रैफिक के दरमियान में ऐसे जा रहे हैं तो किसी एक गाड़ी ने सिर्फ आपको टच करना है, ऐसे ही है बिल्कुल, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। अगर आप जल्द अज जल्द कब्रिस्तान पहुंचना चाहते हैं तो फिर गाड़ियों के दरमियान में चले और अपनी स्पीड जो है वो 50 से ऊपर रखें, आप जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अपने खानदान का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, और उस वक्त जब आप चला रहे हैं तो अपनी जिंदगी को इस तरह से खतरे में मत डालें। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, जाके पार्क में दौड़ लगा लें, मोटरसाइकिल पे दौड़ना लगाएं। ये आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अभी ऑफ कैमरा सर बता रहे थे कि जेलम में इनकी टीमें जो है वो अपॉइंट है, यानी रेस्क्यू के गोताखोर अलग से काम कर रहे हैं, फायर फाइटर अलग से हैं। सो इनकी टीम्स कौन कौन सी हैं, कितनी एक्टिव हैं, उस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर रिजवान साहब, आप जरा अपनी काम की हिरारकी पे हमें जरा नजर डाल दें। कितनी टीम्स आपकी हैं, किन किन हिस्सों में कैटेगराइज हैं, और ये क्या 24/7 फील्ड में मौजूद होती हैं? जी, वैसे तो डॉक्टर, जब मैं एक चीज़ देखता था कि जब एक बंदा मुसीबत में होता था ना, उसके साथ हादसा हो जाता था, कोई हाथ नहीं लगाता था कि मेडिको लीगल केस बन जाएगा। और उस वक्त ना कोई कॉल करता था, नंबर था, ना कोई ऐसा सिस्टम था। और जैसे ही उसका इंतकाल हो जाता था तो एक फलाई इदारे की एम्बुलेंस आती थी और उसके अंदर मैयत डालती थी और ट्रैफिक भी रुक जाती थी। मैं सोचता था ये क्या मुर्दा परस्त कौम है, इस तरह से तो नहीं है, हम क्यों नहीं इमरजेंसी सर्विसेज बना सकते। और एम्बुलेंसेज की कमी नहीं थी, अस्पतालों में 50 एम्बुलेंसेज ऐसे ही बिल्कुल। तो असल चीज़ है कि वसाइल का आप किस तरीके से इफेक्टिव और सही इस्तेमाल करते हैं। हमने वहाँ से एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया सिर्फ 14 एम्बुलेंसेज से। आज जो हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज ने 1,70,00,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, 7 से 8 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखा है पंजाब में, जो कि एक अचीवमेंट है और एक मॉडल है, न सिर्फ दूसरे सूबों के लिए बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए। नो डाउट। फिर जब जंजला आ गया, अब बड़ा आसान था, हम कहते हम नहीं करते। हमने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, 1 साल बाद पहली टीम बनाई, और आज पंजाब को और हमारी यहाँ की इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की टीम को यह एजाज़ हासिल है कि पूरे जनूबी एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाई होने वाली पहली टीम है। ग्रेट। सो ये है दूसरी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू। सिर्फ आपका प्राउड नहीं है, हमारा भी प्राउड है। अल्लाह का शुक्र है सब पाकिस्तानियों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तीसरा, और ये सब जब मैं कर रहे थे तो हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कैसे पॉसिबल? नामुमकिन बात है। इनफैक्ट मुझे एक इतनी जबरदस्त, जब आखिरी हमारी यूएन क्लासिफिकेशन की 22 से टीम आनी थी चेक करने, तो जब उनको पता चला हमारा मेंटोर बेचारा बीमार हो गया, तो नेक्स्ट मेंटोर ने आना था, मैं कोई नया एक बना जो यूएन क्लासिफायर था। पाकिस्तान नामुमकिन बात है, क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। तो मैं जाके पहले देखूंगा। जब वो इधर आया, हमारी उसने एकेडमी देखी और ट्रेनिंग, उसने कहा यू आर फिट टू गो फॉर यूएन क्लासिफिकेशन। उसने हमें फिर गोवर्ड दिया, लेकिन उसको यकीन नहीं आता था कि पाकिस्तान में, हमारा दुनिया में ऐसा परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने क्रिएट कर दिया, वो हमारे अपने लोगों ने क्रिएट कर दिया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो सिस्टम्स है बहुत सारे ममालिक में नहीं है इस तरह से। सो आपका तीसरी चीज देख लीजिए कि जब आप जो रश बढ़ा तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि आप जाके लंदन और इस्तांबुल के मॉडल के ऊपर हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। आज उसने 30 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है और अब तक हम 4 मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। इसी तरह आप सर्च एंड रेस्क्यू देख लें, सारे एरिया देख लें। और फिर जब हमने जैसे ही 1540 केस हमारे ऐसे थे जो बहावल नगर का एरिया था या बकर या मियाँ वाली का, वहाँ पे 4-4 घंटे लग जाते थे। जैसे ही मैडम ने देखा कि माननीय वज़ीर आला पंजाब को हमने जब प्रेजेंट किया तो उन्होंने
कहा जी इन लोगों को भी अगर हेड इंजरी है या कार्डियक पेशेंट है, अगर इसको 5-5 घंटे लग जाते हैं अस्पताल पहुंचने में, तो इसका किस तरह इलाज होगा। आज वहां के पेशेंट्स को एयर एम्बुलेंस सर्विस रूटीन में चल रही है, 170 के करीब हमारे हो चुके हैं, और इससे हम रूटीन में वो आता है, उसी दिन उसका हो जाता है एंजियोप्लास्टी या कुछ और जो भी होना है इलाज होता है, अगले दिन वो जा रहा होता है। गरीब आदमी कभी ये तस्वुर भी नहीं कर सकता, तो उसको वीआईपी की तरह से इस तरह से होगा। अभी वो रिसेंटली जब गई, उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत ज्यादा ये कोई प्राइवेट और दूसरी एम्बुलेंस वाले तंग कर रहे थे, और यहाँ पे मैयत के ऊपर भी वो कारोबार करते थे कि जी आपके लिए जानी है तो इतने पैसे लेंगे। तो उन्होंने ये दिया है कि जो भी किसी की डेथ होगी उसके लिए भी हम एक डिसीज्ड के लिए केयर सर्विस जो हम कर रहे हैं, ताकि अगर किसी की खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, ताकि उसको भी हम कोई गरीब आदमी नहीं अफोर्ड करता तो उसको भी हम घर भी मुंतकिल कर सके, ताकि वो बेचारा ऑलरेडी एक इतनी मुसीबत और अजियत में है तो उसको जो है हम कर सकें। ये भी उन्होंने हमसे अभी कहा है, हम उस पर अब काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि वहाँ पे भी हम लोगों की हेल्प कर सकें। तो हमारी कोशिश ये रही है, चाहे कोई भी चीज़ हो उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, हम स्टाफ लेते हैं, और उसको करने से पहले मेरी कोशिश होती है मैं खुद करूँ, चाहे वो भी क्या है, लेकिन चाहे वो तेज पानी में उतरना है या फ्लड में जाना है या कुछ और, तो जितने दरिया हैं या जितने इस किस्म की सिचुएशंस हैं, वहाँ पे हम अपनी टीम जो है, अल्लाह का शुक्र है, रेस्क्यूअर्स, चाहे वो अटक से शुरू हो, चाहे वो डीजी खान की रोड को यहाँ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो या लाहौर में भी कहीं पे भी, तो हमारे डाइवर्स सबसे पहले अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए, डाइवर्स को हमने ट्रेन किया हुआ, फिर हमारे स्विमर्स ट्रेंड है, वो पूरी लाइन सर्च करते हैं, फिर हमारी किश्तियाँ हैं जो कि हमें पीडीएमए और इनके साथ जो हमें किश्तियाँ मिलती है, वो पूरा ऑपरेशन जो है हम कंडक्ट करते हैं, और इसी तरह से हम लेके तो पूरा ऑपरेशन इस वक्त भी 3-3, 4-4 जो है वो दरिया में ऑपरेशन हमारे चल रहे होते हैं, और वो 4-4, 5-5 दिन चलते हैं। सो अंदाजा करें ऊपर हबस गर्मी और उसके अंदर पूरा ऑपरेशन 3-4-5 दिन कंडक्ट करना, तो वो जो रेस्क्यूअर्स कर रहे होते हैं उनको भी हम खुसूसी तौर पे अप्रिशिएट करेंगे, और ये टीमें जो है वो खास तौर पे इस तरह से डिप्लॉय होकर वो काम कर रही होती है। तो ये आज आपके सामने, और फिर आपने आग के भी हालात देख लिए जी, बिल्कुल, जो आपने आज भी बात की सेंटर, तो आज हमने 2,70,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है, और जस्ट बाय इंप्रूविंग आवर रिस्पॉन्स टाइम एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग की वजह से आज हम 700 अरब से ज्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। देखिए आप, फिर मैंने इसलिए कहा कि बिलाशुबा हमें हर मुश्किल में, हमने जहां कहीं पे भी देखा ना कि मसाइल हल हुए हैं, जाने बची हैं, तो उसमें रेस्क्यू ने जबरदस्त किरदार अदा किया। आजकल घरों में ना अब करंट लगने के सर बड़े वाकयात हो रहे हैं, आप कपड़े इस्त्री करने खड़े हुए तो लोगों को लगता है अच्छा जूते भी नहीं पहने, सो ये फर्स्ट एड बड़ी काम करती है ऐसे में, कि अगर आपको थोड़ी सी आपने ट्रेनिंग ले ली हो, सो उसके लिए ट्रेनिंग आप लोगों को देते हैं, दो चीज गाइडलाइन भी। एक पहले सबसे प्रिवेंशन का मैसेज खवातीन से, कि जब भी आप किचन में जाएं अपना दुपट्टा या रेशमी कपड़े पहन के आग लगने के वाकयात और जलती हैं, और जल के भागना नहीं है। अच्छा, कोई अगर दूसरा खड़ा है तो फौरन उसको कपड़े से लपेट दें या कुछ और, ताकि उसको हवा ना मिले, और कुछ नहीं है तो लेट जाए और लेट के रोल करें। जब आप भागेंगे तो उससे और ज्यादा हवा मिलेगी और आग भड़केगी। तो पहला तो असूल ये हो गया। दूसरा, हमने जो भी कोई बाहर से आप किसी को भी कॉल करेंगे उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप कॉल करने मिलाने में आने में उसको टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने एक पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके तहत आप ये ऐप डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको एक सिंपल वीडियो बनाई है, उससे आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और करीबी हमारे रेस्क्यू स्टेशन पे चले जाएं, वो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा देंगे। तो जो आप उस वक्त फौरन दिल मुतहरिक करने में रोल प्ले कर सकते हैं, वो बाहर से जो भी आएगा उसको टाइम लगेगा। सो पाक लाइफ सेवर, अगर आप उससे अगले मराइल पे जाना चाहते हैं तो रेस्क्यू स्काउट बने, जो मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से अपील है कि जरूर इसको डाउनलोड करें, उसको ये ट्रेनिंग हासिल करें। और तीसरे लेवल पे अगर आप अपने इलाके में, बजाय कि आप आवारागर्दी करें या कुछ और आप मीनिंगफुल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपनी दोस्तों के साथ मिलकर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना लें, जिनको हम एक और 3rd लेवल की ट्रेनिंग होती है जिसको हम कैडेट ट्रेनिंग कहते हैं, कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस, हम वो कंडक्ट कराते हैं। और आज पंजाब में हर यूनियन काउंसिल की सतह पे कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं। जब भी दरिया में कहीं पे भी होता है कच्चे के इलाके में, वहाँ पे हमारे साथ कम्युनिटी टीमें काम करती हैं। तो कोई भी इलाका हो पंजाब के अंदर, चाहे राजनपुर के कोई हो, ये खान हो, वहाँ पे सारी की सारी दूर दराज इलाकों में भी हमारे साथ कम्युनिटी टीमें काम कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से इस तरह की ट्रेनिंग में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सो सर, कोई मैसेज आप लाहौरियों को देना चाहिए? जी, आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, रेस्क्यू आपको हर वक्त रेस्क्यू करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जिंदगियाँ खतरे में मत डालें। इस वक्त बारिश के मौसम में बिजली की तारों और उनसे दूर रहें, कहीं पे पानी खड़ा है वहाँ पे जाने से गुरेज करें,
बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकले, वरना जब बारिश हो रही है तेज़ उस वक्त बाहर ना निकलें। और अगर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे हैं बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता स्पीड में चलाएं, बिकॉज अगर तेज़ आपने एकदम ब्रेक लगाई तो गाड़ी आपके काबू में नहीं रहेगी, फौरन स्किड कर जाएगी। तो और सो ये चंद चीज़ें हैं जो कि आप एहतियात करें और इस ज़िंदगी बचाने के मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप जहाँ पे इतना टाइम फ़ोन पे लगा रहे हैं, एक पाक लाइफ सेवर ऐप डाउनलोड करें, वीडियो को देखें, उसका ऑनलाइन एक छोटा सा एग्ज़ाम है वो दें और करीबी टाउन के स्टेशन में जाके आप ट्रेनिंग हासिल कर लें, तो इस ज़िंदगी बचाने के मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं। और कहते हैं जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं। शुभा, हम फजूल चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये वो पॉजिटिव काम है जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी ज़िंदगी को महफूज रखेंगे, आपकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी भी महफूज रह सकेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी जिनकी सालगिरह है। मुश्तबा साद की सालगिरह है, मोहम्मद बतूल की, इसके बाद जी मोहम्मद उस्मान की सालगिरह है, मोहम्मद मतलूब है जी, आई एम सॉरी, अच्छा जी, निशा सलीम की सालगिरह है, उमर जहूर की सालगिरह है, अब्दुल फाहद, उमर आदिल की सालगिरह है, अली फ़हीम, ज़ैनुल आबिदीन। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।